गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, अल्लाह रिस्क जब खोल देता है, ज्यादा कर देता है, तो अपने दस्तरखान को लंबा कर दीजिए, ना कि अपनी दीवारों को। जो सूरत हाल है, आप देखते हैं कोरोना की वजह से बहुत से जो लोग हैं, हम डेली बात करते हैं, डेली वेजेस पे जो काम कर रहे थे वो लोग, उनका काम नहीं चल रहा। अब तो लॉकडाउन में नरमी भी है, सैटरडे संडे आपका लॉकडाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी काम उस तरह से नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए था। मुश्किलात ज्यादा है, तो इसमें आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने बहन भाइयों का, अपने नेबर्स में जो आपके लोग हैं उनका खास ख्याल रखना है। आज अगर हम कामयाबी की बात करें तो कामयाबी जो होती है वो बाजारों में नहीं बिकती, ना आपको बाजारों में मिलती है। इसके लिए आपको अज़्म, लगन और मेहनत से इसे हासिल करना पड़ता है। इसमें बहुत सी रुकावटें आती हैं, मुश्किल आती हैं। कुछ लोग आपका साथ देते हैं और कुछ लोग आपको सिर्फ डिग्रेड करते हैं, तो आपने उनको बॉदर नहीं करना। आपने सिर्फ अपनी मेहनत जारी रखनी है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और मेहनत को जारी रखना है। सीखने का जो आपका अमल है वो रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं और वक्त के साथ साथ आपकी जो कामयाबी है वो बदलती रहती है। पहले आपको होता है कि मुझे यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे जो ग्रेड्स चाहिए, जीपीए चाहिए, फिर उसके बाद आपको एक अच्छी जॉब चाहिए होती है, फिर आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए होती है। वक्त के साथ साथ आपकी जो कामयाबी वो बदलती रहती है, उसके साथ साथ आपकी मेहनत भी ज्यादा होना शुरू हो जाती है। आपको मेहनत, लगन और अज़म जो है उसमें भी खास फोकस करना पड़ता है और पॉजिटिव रहना जिंदगी में बहुत जरूरी है। बिला वजह दूसरों को तंग ना कीजिए, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिए। जो सूरत हाल है इसमें आप देख रहे हैं कि डेली हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में दिखाया जा रहा है कितने पेशेंट आ रहे हैं, मुतासरीन की तादाद कितनी ज्यादा हो रही है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, बार बार अवेयरनेस दे रहे हैं कि जनाब खास ख्याल रखिए, एसओपीज पर अमल कीजिए, ग्लव्स का इस्तेमाल कर लीजिए अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं किसी भी काम से, तो घर वापस आके साबुन से अच्छे से अपने हाथ जो है वो धो लीजिए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अब तो जरूरी है मास्क, अगर आप वेयर नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे तो आपको जुर्माने भी होंगे। आज हम कामयाबी पे भी बात करेंगे, इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री पे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर समझा जाता है कि फैशन में काम करने वाले लोग पता नहीं कैसे होंगे, वो किस तरह से काम करते हैं। फिल्म और ड्रामे के लोग, इनकी जो इमेज है उसको पॉजिटिव कैसे हम लोग दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहे थे वो किन मुश्किलात में है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं ये कोरोना की वजह से मुश्किल हालात में है। इस बारे में भी बात करेंगे। सिंगिंग के बारे में भी आज हम बात करेंगे और मजे मजे के गुफ्तगू के साथ साथ अच्छे अच्छे गाने भी सुनेंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे बड़े प्यारे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तार अहमद साहब चेयरमैन है पीफा के, पाकिस्तान इवेंट एंड फैशन एसोसिएशन के। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइन। बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी कीमती वक्त का। कोरोना की वजह से जो सूरत हाल है उसके बावजूद आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हमारे बड़े यंग शायर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी अहमद तारिका। खुशामदीद अहमद, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुने कैसी? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और जी हमारे जबरदस्त सिंगर आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक जबरदस्त सिंगर भी हैं और टीचर भी हैं, सुहेल हाशमी साहब। वेलकम टू द शो सुहेल, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके शो पे आके। बड़े अच्छे लोग, बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट। थैंक यू सो मच। प्लेजर टू मी। थैंक यू सो मच सर। कोरोना की जो सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं और पिछले 3 माह से, जनवरी से हम लोग स्टार्ट हुए हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब बहुत अवेयरनेस दे दी, अब अमल का वक्त है, अब अमल करना चाहिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया इरम, और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि वंस अगेन आपने मुझे इनवाइट किया। और ये कोहिनूर को ही क्रेडिट जाता है कि ये मुझ जैसे आम लोगों को और हमारे जो न्यू टैलेंट है उनको मौका देते हैं कि वो भी अपनी बात कर सके। अदरवाइज हमारे यहाँ जो बड़े मीडिया चैनल्स या प्रिंट मीडिया की जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसे ही है कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को भी बुलाते हैं, हम जैसे आम लोगों की, आवाम की बात तो कोई सुनता नहीं, ना कहीं पहुँचती है। तो ये ऑलवेज क्रेडिट गोज टू कोहिनूर के वो प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि हम भी अपने दिल की बात, अपने दर्द का इजहार कहीं पे कर सकें। तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया इफेक्ट है कोरोना की वजह से। ये एक बीमारी है, आफत है अल्लाह की तरफ से, और यकीनन अल्लाह ताला इसको दूर फरमाएंगे। इसका बेसिक इलाज तो ये है, बिल्कुल जो हम जो इलाज ढूंढ रहे हैं वो इलाज नहीं है। एक तो मुझे सख्त इख्तलाफ है, मैं एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है जी। ये जो आफत अल्लाह की तरफ से आई है आप उसके साथ लड़ सकते हैं? कभी भी नहीं। बीइंग ए मुस्लिम ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है जी। हम तो इस्तगफार कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और बाकी जो इसके जो एसओपीज हैं, जो सेफ्टी मेजर्स हैं, ये तो हमारे ज़ाब्ता हयात में ऑलरेडी हैं। सफाई निसफ ईमान है,
तो ऑलरेडी है, अगर हम उसको अडॉप्ट कर ले तो ये कोरोना और किस तरह की कई बीमारियां ये तो आई ही ना। बिल्कुल। तो ये जो हम इलाज मुआलजे और उसके जो चीजें अब से अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अल्लाह से नहीं डरे, कोरोना से डर गए। बिल्कुल ऐसे ही है ना जी। हम जो हमें नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उनका जो उन्होंने जो हमें तरीके बताए, हम उनकी मोहब्बत में जुलूस निकालते हैं जी, मर्डर करते हैं, मारते हैं, मरते भी हैं। हमें फख्र है, हमें करना भी चाहिए, मोहब्बत का लेवल यही होना चाहिए। लेकिन उनकी कौन सी बात मानते हैं? कोई भी नहीं। तो जब हम उनकी बात पे अमल नहीं करेंगे तो मोहब्बत का इजहार, ये क्या इजहार है कि मैं नारे लगा रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, खुद भी मरने के लिए तैयार हूँ, शहीद होने के लिए, लेकिन जो उन्होंने कहा कि ये चीजें ठीक है, इस तरह जिंदगी गुजारो, इस पे अमल करो, इसी में फायदा है, इसी में फलाह है, इसी में भलाई है, बात नहीं मानते ना। ना हम अल्लाह की बात मान रहे हैं, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान रहे हैं, तो फिर हम इन्हीं मसाइब, इन्हीं मुश्किलात का, आफात का शिकार होंगे। सर यहीं से मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगी, हम अल्लाह की जो मखलूक है, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हम उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाते, हम उन्हीं के साथ अच्छा सलूक नहीं कर पाते, और फिर हम किस चीज की एहतजाज करते हैं, किस चीज की रैलियां निकालते हैं। मेरे ख्याल में हम तो खुद के साथ भी इंसाफ नहीं कर पाए आज तक, अपनी जात के साथ हाँ भी खुद पे जुल्म करते हैं हम। तो ये जुल्म ही है ना, जब आप अपने बेसिक पाथ से ही हटे हुए हैं, आपको रास्ता ही आप नहीं ठीक, तो मंजिल आपको कब मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी ना, जब आप ठीक रास्ते पे नहीं चलेंगे। सो ये कोरोना की जो एहतियात बताई जा रही है बीमारी के हवाले से, तो तदबीर और तकदीर दोनों चीजों को समझें। और मेरे ख्याल में जो अल्लाह ने तदबीर का तरीका बताया है कि आप कोई भी आफत, कोई भी बीमारी, कोई भी मुश्किल पेश आती है तो उसका मुकाबला करें, और उसके ये तरीके हैं। तो ये जो तरीके हमें बताए गए हैं, हमें ये समाजी फासले और ये मास्क, हाथ धोना और सफाई का ख्याल रखना और इस तरह की चीज़ें, खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, तो ये एहतियाती तदाबीर है, ये तो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। सर तो आपको लग रहा है जो एहतियाती तदाबीर आप बता रहे हैं या मीडिया बता रही है, सोशल मीडिया बता रहा है और काफी अरसे से बता रहा है, हम उन पे अमल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? मेरे ख्याल में शुरू में कुछ था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं कर पा रहे। अब नहीं कर पा रहे? अब नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया सर। इसकी वजह मैं थोड़ा वजह ऐड करना चाहूंगा कि हमारे थ्रू आउट वर्ल्ड में ये कोई इल्जाम हम पे नहीं, हमारे मुल्क में नहीं, हम बहुत बड़ी बड़ी सुपर पावर्स पे भी ये इल्जाम आयद किया जा सकता है। इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, या ये साजिश है, फलां की साजिश है। तो हमें एटलीस्ट इसको बड़ा आसान तरीके से समझ लेना चाहिए। अगर ये अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान है, आफत है, या ये साजिश है, तो फिर भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बेशक। तो लिहाजा हमें इसको एज आ बीमारी ही समझना चाहिए। ये एक बीमारी है, एक इम्तिहान है, एक आफत है, और हमें जो इसके सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। अनलेस के इसकी जो भी किसी के जो भी टारगेट है वो जाने और रब जाने, हम थोड़ी फैसला करने वाले हैं। अल्लाह उसको पूछेगा अगर किसी ने ये इशार फैलाया है खल्के खुदा को, तो इस प्रॉब्लम में मुब्तला किया, तो अल्लाह जाने, वही उनका मामला है। हमारा क्या मामला है? हमारा अपना रब के साथ मामला है, हमें कैसे जिंदगी गुजारनी। अच्छा सर, बेशक ये वायरस बनाया गया या आ गया एनिमल के थ्रू, ये अलग बहस है, डिफरेंट है, लेकिन अब तो आ गया ना, इसकी वजह से लोग जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा बहुत से ममालिक है। आप देखिए, अपनी इकोनॉमी डाउन जा रही है, बिजनेस आपके कोलैप्स कर रहे हैं, तो अब इसको मान लेना चाहिए। और सिर्फ जो एहतियाती तदाबीर जो बार बार बताई जाती है, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, मास्क का इस्तेमाल रखिए, डिस्टेंस रखिए, हाथ धो लीजिए, हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो घर में अगर आप मौजूद है तो किसी भी साबुन से आप अपने हाथ धो लीजिए। सर कोई मुश्किल काम तो नहीं बता दिया क्या? लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल काम नहीं है, लेकिन जो हम ये रिलैक्सेशन और लॉकडाउन के पैरामीटर बनाए हुए, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा ठीक है सर, मैं इस बारे में मजीद बात करूंगी कि लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि कर्फ्यू और लॉकडाउन में भी फर्क है जो कि समझ नहीं आ रहा, उस बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ अहमद मौजूद है। अहमद माशाल्लाह से इतने यंग से हैं और आप लिख भी रहे हैं, आपने अपनी गजलें भी लिखी हैं, कब से लिखने का शौक है आपको? ये शौक तो बेसिकली बचपन से ही था, लिखने पढ़ने का, मुख्तलिफ शायरों को पढ़ना और किताबें वगैरह पढ़ना। और बेसिकली मेरे जो दादाजी हैं वो बड़े सुखन शनास किस्म के इंसान हैं, तो मेरा ज़्यादातर वक्त जो था वो बचपन में और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के साथ गुजरता है। जब मैं फरागत के जो मेरे लम्हात हैं मैं उनके साथ गुजारता हूँ और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, वो हमारे घर के अंदर मौजूद तनावर दरख्त हैं जिनसे हमें फल हासिल करना है, जिनसे हमें साया हासिल करना है। हम लोग जो हैं टिकट खरीद के और पैसे लगाकर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने तो चले जाते हैं, लेकिन हम इस बात से नाआशना हैं
कि हमारे घर के अंदर एक बहुत अहम मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद है, हमारे घर के अंदर एक तनावर दरख्त लगा हुआ है जिससे हमें मुस्तफीद होना है। तो ये एक खुदा की इनायत समझ लें कि जिसे शऊर आ जाए। और बस ये 2018 से जो है ये सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई कारी किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसमें लिखने की सलाहियत भी पैदा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अहमद, अभी आपने कोई अपनी बुक लिखी है, कोई कंप्लीट की है या नहीं? अभी तक आपने कुछ नहीं लिखा? जी, इसमें बुक्स तो शायरों की इंतखाब आते हैं गजलियात के। तो अभी चूंकि मेरा सफर बहुत कलील है, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह जो अल्लाह को मंजूर होगा इंशाल्लाह। सुहेल से भी पूछेंगे। सुहेल माशाल्लाह से सिंगर भी हैं और इसके अलावा आप टीचर भी हैं स्कूल में और सिंगिंग की तालीम दे रहे हैं आप। तो सुहेल, कितना टाइम हो गया आपको गाना गाते हुए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से मुझे पता चला है कि सिंगिंग मौसीकी सुर होता है, तब से ही सीखने का एक जज्बा, सीखने का जो है वो लगन पैदा हो चुकी थी। जबरदस्त। तो मतलब ये है कि बचपन से सीख रहे थे, बचपन से काम कर रहे हैं। और अब आपके घर में कोई ऑलरेडी कोई है सिंगर? बिल्कुल भी नहीं। फैमिली में कोई भी नहीं है? म्यूजिशियन भी कोई नहीं? फैमिलीज में हैं मेरे, मतलब जो है ददयाल में कुछ सिंगर्स हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब बिल्कुल वो इस चीज़ से आशना नहीं है, वो बिल्कुल इस चीज़ से बहुत दूर हैं। लेकिन ये है कि एक शौक़ था जी, वो शौक़ कब जुनून में बदला और वो पैशन कब प्रोफेशन में बदला पता ही नहीं चला। और बड़े अभी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ समुंदर है। कोई भी फील्ड है, किसी भी चीज़ में अगर आप सरवाइव करते हो तो वो समुंदर है। आपने जिक्र किया आपका जो पैशन है वो प्रोफेशनल, पाकिस्तान में तकरीबन हमारे इर्द गिर्द के लोग बहुत कम है जिनका जो प्रोफेशनल है वही आपका पैशन है, और दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। बिल्कुल, और ये सोने पे सुहागे वाली बात होती है कि आपका पैशन जो है वो आपका प्रोफेशन बन जाए। तो ये है कि सीखना चाहिए। मैं जिस भी इंटरव्यू में जाता हूँ या मैं जहाँ भी मेरा कोई इंटरव्यू होता है या शोज होते हैं, मैं ये बात लाजमी कहता हूँ कि सीखना चाहिए। सीखने से बहुत कुछ मिलता है। जब बंदा कहता है कि मैं सीख चुका हूँ तो वो उसका काम रुक जाता है, उसकी बरकत रुक जाती है, उसके पास जो इल्म आने वाला होता है वो आता हुआ भी रुक जाता है। सुहेल, क्या सूरत हाल है? कोरोना की वजह से तो बहुत से इवेंट्स, कॉन्सर्ट जो थे वो कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सी शादियां इवेंट के कैंसिल हुई हैं। तो क्या कर रहे हैं आजकल? ऑनलाइन तो आप कॉन्सर्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या सूरत हाल है? एक्चुअली बात यह है कि जो फनकार होता है ना, फनकार को चाहिए होती है दाद, और दाद मिलती है लोगों से जी। एक रश से, हजूम से। तो जब वो चीज़ ही नहीं होती तो एक इन्वायरमेंट नहीं बनता। और मेरे ख्याल में मैं नहीं, सिर्फ जितने भी आर्टिस्ट बिरादरी है जितनी भी है, वो चाहे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, इवेंट्स करने वाले हैं, आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, जितने भी हैं, वो इस टाइम इस वबा की वजह से मेरे ख्याल में सारी बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल। तो आपने दाद का जिक्र किया, लेकिन हम मॉडर्न दौर में आ गए ना, तो सोशल मीडिया पे भी तो दाद मिल रही होती है, लेकिन वो अलग बात है कि नीचे से सिलेक्ट करनी पड़ती है दाद कौन सी है कौन सी नहीं है, और कौन से ऐसे वो लोगों की बातें जिनको आपने इग्नोर करना है। बात दरअसल ऐसे है कि आजकल आवाम में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, आप यकीन करें कि आवाम पहले लिसनर सिर्फ सुनते थे, अब लिसनर खुद माशाल्लाह कानों से सुरीले हो चुके हैं। कानों से सुरीले हो चुके हैं। वो उनको पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या देखना है, क्या सुनना है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि आर्टिस्ट जो होता है, हमारे ज़हन में वो इमेज बना हुआ है कॉन्सर्ट का, ऑडियंस का, शाउट का, तो वो फिर मतलब उसमें थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे ऑनलाइन में ना। ठीक हो गया, नहीं होता है ऑनलाइन और जस्ट नहीं हो पाता। लेकिन अब तो हम फोर्सफुली ही सही, लेकिन हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, आप चाहे या ना चाहे आपको वो अटेंड करनी है, आपके बच्चों को वो अटेंड करनी है। बिल्कुल वो हो रही हैं, और हम लोग खुद बजाते खुद, क्योंकि हमारा स्टडी एजुकेशनल सिस्टम से है, हम लोग मुंसलिक हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। लेकिन मैं ये सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कि आर्टिस्ट की कदर करें। और जितने सफ़ेद पोश आर्टिस्ट हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, क्योंकि फ़नकार होता ही फ़न से है, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। तो मेरी इन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके पास जाया कीजिए, ज़्यादा ना करें। आप उनके पास बैठेंगे, यही उनके सबसे ज़्यादा खिदमत है। तो मैं चाहता हूँ कि बस उनका साथ दें। बिल्कुल सर, जैसे सुहेल साहब ने जिक्र किया आर्टिस्ट का, आपका तो गहरा ताल्लुक है इस इंडस्ट्री से, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप आर्टिस्ट की? क्योंकि बहुत से म्यूजिशियन वो भी डेली वेजेस के तौर पे ही काम कर रहे थे ना, कि कोई कॉन्सर्ट या कोई इवेंट होता है तो उनको भी पैसे मिलते हैं, तो क्या सूरत हाल उनकी देख रहे हैं इस सिचुएशन में हम? जी, सुहेल साहब ने काफ़ी चीज़ों को क्लियर कर दिया, और अच्छी बात, माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, ब्रिलियंट बच्चा है। देखें, गवर्नमेंट ने आज तक, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जी, जब से अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है, पाकिस्तान ने कभी भी
इस इंडस्ट्री को ना अप्रिशिएट किया, ना इसको पुशअप किया, ना इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया, ना इसको इंस्टीट्यूशनल किया जी। सिर्फ सबसे ज्यादा टैक्स भी इंटरटेनमेंट पे है, सबसे ज्यादा, ठीक है सर। लेकिन इसके लिए ना इसकी कोई फाउंडेशन है, ना इनका कोई वजीफा है, ना कोई पेंशन है, नथिंग एल्स। अब 5, 6, 10, 20 आपको आर्टिस्ट नजर आएंगे जो स्क्रीन पे, उनके पीछे सैकड़ों लोग हैं जो उनके असिस्टेंस में काम करते हैं, जो इवेंट टू इवेंट या डेली वेजेस पे या इस तरह से काम करते हैं। अब सैकड़ों खानदान हैं, तो ये इनके बारे में सोचना ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जी। जो इनसे टैक्स रेवेन्यू जनरेट करती है, हमारे देखे करोड़ों में रेवेन्यू जनरेट करते हैं हमारे बड़े आर्टिस्ट जो बाहर से पैसा ज़र मुबादला की सूरत में कुमाऊं पुत्र है हमारे मुल्क के, रेवेन्यू आता है मुल्क को, तो रेवेन्यू में से इन लोगों को फैसिलिटेशन करनी है, इनके लिए कुछ चीज़ें बनाएं, इंस्टीट्यूट बनाएं, कोई फंड बनाएं। अब जो माजरत के साथ जो फंडिंग होती है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से 25-25 हज़ार के चेक गाड़ियों वाले लेने आते हैं आर्टिस्ट वहाँ पे। अच्छा सर, ये सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कहा कि कोई एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी जब से पाकिस्तान बना है, लेकिन सर गवर्नमेंट लेवल पे सर बहुत से आर्टिस्ट ने मिलकर बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके आपस में नहीं बन पाई, जिसकी वजह से वो सारी चीजें खराब हो गई। उसकी वजह पता क्या, बेसिक वजह ये है, बेसिकली थोड़ा सा समझाना होता है। देखें जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना जी, कॉम्पिटिटर वो इकट्ठे उनको एक प्लेटफॉर्म में होना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। फर्ज करें मैं और आप सिंगर हैं, हाँ जी। तो कोई ऑप्शन आएगी हमारे दोनों में से किसी एक को जाना है, तो मैं तो कहूंगा ना मैं तो इनसे 1000 गुना बेहतर सिंगर हूँ, इनको तो गाना ही नहीं आता, ये तो मुझसे भी सीख रही हैं, आप छोड़ें उसको मुझे बुलाएं। बिल्कुल। तो फिर हम एक प्लेटफॉर्म में कैसे आ सकते हैं, ये बड़ा, लेकिन मैं बताता हूँ ना सेम सर्विसेज वकालत में भी हैं। अच्छा। लेकिन वकील सारे एक प्लेटफॉर्म में एक पेज पे आपको नजर आते हैं, बिल्कुल। खा वो रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाले रेस्टोरेशन हो, या कई कौमी इश्यूज पे वकीलों को आपने सड़कों पे देखा होगा, एहतजाज करते देखा होगा, और बेशुमार जगह पे वो इकट्ठे होते हैं, बावजूद इसके कि एक दूसरे के कंपटीटर है। आर्टिस्ट में ये जज्बा नहीं पैदा हो सका, ये राइवलरी पैदा की गई है, लेकिन जज्बा नहीं पैदा हो सका कि हम इकट्ठे हुए। तो मैं फर्ज करेंगे मुझे फोन आया कि आपको एक कॉन्सर्ट करना है, मैं उस डेट में बिजी हूँ, तो मुझ में इतनी करज नहीं है कि मैं सजेस्ट करूं यार मैं फलां को कहता हूँ आपको इतने बजट में वो कर देगा, करज ही नहीं है। उनको फोर्स करूंगा यार आप अपनी डेट आगे पीछे कर लें, आप शादी एक दिन पहले रख लें या अपना इवेंट एक दिन आगे कर लें, करूंगा मैं, सजेशन में नहीं जाऊंगा कि किसी और का भला हो जाए। ये हमारे यहाँ पहले खुद को इकट्ठा करना, खुद को, और गवर्नमेंट वाली तो बात होगी, गवर्नमेंट हमारे यहाँ तो कभी आज तक गवर्नमेंट इस तरह की आई ही नहीं जिसको कोई होश आए कि हम गवर्नमेंट है। ठीक हो क्या, वो तो उसके अपने पांव बड़े कमजोर होते हैं, उसने लोगों का क्या सोचा। सर आप पेशे से कानूनदान भी है माशाल्लाह से, एक लॉ फर्म भी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, लीगल मास्टर्स एंड कंपनी हमारी लॉ फर्म है जी, और कोशिश करते हैं कि उसके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वकालत के, लोगों को असिस्टेंस दें, उनसे फीसें लेके उनकी परेशानियां भी ले लेते हैं, ये नहीं कि उनसे पैसे भी ले और उनकी परेशानियों में 100 गुना इजाफा ले लेते हैं। हाँ जी जो वकील है, जो कहता है मैं वकील हूँ, हाँ वकील बाय प्रोफेशन बड़ा नोबल प्रोफेशन है, और ये आप अगर इसको ईमानदारी से करें ना तो इससे अच्छा पूरी दुनिया में कोई काम नहीं है, नो डाउट, लेकिन करना ईमानदारी से चाहिए। बिल्कुल सर, आप एक कानूनदान भी हैं और फिर पीफा के चेयरमैन भी है सर, दोनों डिफरेंट नहीं है, शोबिज और फिर कानूनदान, वहाँ पे आप दूसरों को इंसाफ दिला रहे हैं और यहाँ पे इनको इकट्ठा नहीं कर पा रहे, सर ये क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये क्रेडिट जाता है जी, मैंने इकट्ठा किया है, इकट्ठा किया जी, किया मैंने, आर्टिस्टों भी किया, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को भी किया और अपने सिंगर्स को भी किया, ये मुझे क्रेडिट जाता है। और मैंने इस तरह बेशुमार ऐसे काम किए हैं, सैकड़ों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एसोसिएशन के क्रेडिट पे न्यू टैलेंट में सिंगर हैं जिनको हमने काम दिया, अपने इवेंट्स में गवाया है, मुल्क से बाहर भी भेजा है, कमर्शियल इवेंट भी दिए हैं, अपने इवेंट भी दिए हैं, उनकी प्रमोशन भी की है, थ्रू मीडिया भी की है, हर जगह पे उनको हमने स्पेस दी जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमारी औकात है। अब मैं अपनी औकात से बढ़ के तो किसी कुछ कर नहीं सकता ना, लेकिन ये है कि आप सहूलत का अच्छे सहूलतकार तो हों जी, किसी को मौका तो दें। तो अब ये जो आपने बात की, पहला सवाल था आपका, बिल्कुल इन्वायरमेंट वकालत का बड़ा और तरह का है, हाँ जी, और फैशन का, इवेंट्स का, म्यूजिक का बिल्कुल मुख्तलिफ, कम्युनिटी मुख्तलिफ, मिजाज मुख्तलिफ, इवन आपकी ड्रेसिंग भी मुख्तलिफ, प्रेजेंटेशन भी मुख्तलिफ, बिल्कुल वो एक खुश्क, ये ग्लैमरस। तो आपको ये दोनों काम करने के लिए एक अच्छा अदाकार होना बहुत जरूरी है। क्या आप एक काम से
अब निकले, और दूसरे में एक तो मुझे सहूलत है कि वकालत सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, 5 बजे तक है। उसके बाद ऑफ। लाहौर में आपको पता दिन बहुत बड़ा है, 8 बजे अगर आप उठते हैं तो रात 12-1 बजे से पहले सोते नहीं। आप 5 से लेकर 7-8 घंटे मेरे पास रिमेनिंग है, तो मैं क्या करूं? फजूल घूमूं फिरूं या घर जाकर सो जाऊं? तो मैं उन आवर्स को मैंने कहा प्रोडक्टिव काम करना चाहिए ना। अपॉर्चुनिटी है, बड़ा शहर है लाहौर में, प्रोडक्टिव काम करूं। 6-7 आवर्स को मैंने यूटिलाइज किया जी। 2 इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज बनाई, फिर हमने दोस्तों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई, उसके बाद हमने फैशन शोज किए, म्यूजिक शोज किए, फिर हम काफी टीवी और बेशुमार काम किया। फिर हमने स्पोर्ट्स पे बड़ा काम किया। हेल्दी एक्टिविटी है, क्योंकि आर्टिस्ट हमारे जो है ना उनको भी बड़े मसाइल है, उनको भी हेल्दी एक्टिविटीज चाहिए। बिल्कुल सर, उनको हमने हेल्दी एक्टिविटी के उनको ग्राउंड्स में लाए, जबरदस्त। उनके लिए हमने इवेंट ऑर्गेनाइज किए बड़े अच्छे लेवल पे, और बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन की, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज हासिल है कि ये जो पाकिस्तान में रिवाइवल ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट है ना जी, इसमें हमारे आर्टिस्टों का बहुत रोल है। हमने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई है। सर मुश्किल नहीं होती सुबह के वक्त अदालत और शाम में शोबिस, बड़ा एक डिफरेंट सब, बिल्कुल भी मैचिंग कहीं से भी नहीं हो रहा, मतलब कहीं से भी पकड़ के करने की कोशिश करें ना बिल्कुल, तो सुबह आपके जो कुलीग वो नहीं कहते जनाब आप तो शाम में जबरदस्त इवेंट कॉन्सर्ट करवा रहे होते हैं और सुबह आप अदालत में खड़े होते हैं। अच्छा, वो इस तरह की प्रेजेंटेशन में काफी लोग तो कंफ्यूज रहते हैं कि वो उनको समझ नहीं आती कि ये करता क्या है। अच्छा सही बात, सच्ची बात है। कई बार लोगों ने फेसबुक पे लिखा था, जब मैंने सारी सहूलत के लिए मैं इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि क्या क्या सर्विसेज मैं करता हूँ, इवन देन भी लोग लिखा था मैं सर आप करते क्या हैं, और ये वो सच बोलते हैं कि जो बंदा ढेर सारे काम करिए, भाई है ना सुहेल, ये सिंगर है तो ये सिंगर है, इसको कैप्शन में ऊपर आप अपने लिखा होगा कि सिंगर, तो लोगों को पता है टीचर भी है तो सिंगिंग भी सिखा रहे हैं, ऑब्वियसली रिलेटेड है ना। अब मैं एक जगह पे लिखा हुआ है कि इवेंट चेयरमैन इवेंट्स एंड फैशन एसोसिएशन, नीचे लॉ फर्म लिखी हुई है, उसके नीचे मेरे 2 इदारे हैं मैं जिनका ब्यूरो चीफ हूँ, वो लिखे हुए हैं। अच्छा, आगे आपकी 2 कंपनीज लिखी हुई हैं इवेंट मैनेजमेंट की, तो बंदा देखता है कि एक बंदा क्या क्या से काम करते कौन से है। कभी ऐसा हुआ कि आप केस लड़ रहे हो, जज साहब कह रहे हैं कि मैंने आपका कल कॉन्सर्ट देखा है। अब मैं कोशिश करता हूँ पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं मर्जिंग ना करूँ। इवन कम्युनिटी को भी मैंने अपने कभी वकील दोस्तों को कभी अपने किसी इवेंट पे नहीं बुलाया, इनवाइट भी नहीं करता। वो कम्युनिटी डिफरेंट है, ये मैंने कम्युनिटी डिफरेंट की वजह पता क्या जी, जैसे पुलिस से लोग डरते हैं ना, हमारे कई आर्टिस्ट वो भी डरते हैं। आर्टिस्ट ये नरम मिजाज इंसान है ना, ये भी वकीलों से कई अवॉइड करते हैं, उनके साथ काम नहीं करते, कोलैबोरेशन नहीं करते कि ये वकील पड्डेबाज होते हैं, इनसे बचो। तो मैंने ये अपनी नहीं मिलता जल्दी ये जो कम्युनिटी है ना हमारी शोबिज वाली, उसको मैंने डिफरेंट रखा हुआ है, इसकी पीआर को भी डिफरेंट रखा हुआ है, ऑफिसेज भी अलग-अलग है मेरे। ठीक हो गया, एक ऑफिस में अपने शोबिज ऑफिस में सिर्फ शोबिज, वहाँ वकालत वाला कोई काम नहीं, वकालत वाले ऑफिस में सिर्फ वकालत, यहाँ पे किसी को मैं नहीं आने देता, ना किसी को इनवाइट करता, बिल्कुल वैसे बुला भी नहीं सकता, सॉरी, क्योंकि हमारे शोबिज वाले तो उनकी सुबह ही 5 बजे होती है, हाँ जब हमारा ऑफिस बंद हो चुका होता कोई नहीं, मेरे लिए सहूलत है। जबरदस्त, कोई मुश्किल जबरदस्त। सर हमारे साथ यंग मोटिवेशन स्पीकर भी है, शायर भी है, तो उनसे पूछना चाहूंगी अहमद, जिंदगी में पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है? देखें, पॉजिटिविटी जो है वो एक समझ लें कि आपकी रूह की खुराक है, जिस तरह लोग कहते हैं ना मौसीकी रूह की खुराक है जी। और अच्छा, पॉजिटिविटी में भी बहुत से पहलू हैं। देखें, अगर आप हमारी साइकोलॉजी कहती है कि जो शख्स हर चीज़ में पॉजिटिविटी का पहलू निकालता है वो उसको आप कभी भी गमज़दा या डिप्रेस नहीं देखेंगे जी, ठीक है। वगरना अगर आप किसी मतलब कि अगर आप जो है बहुत ज्यादा डिप्रेस भी हों, हाँ तो आप किसी भी खूबसूरत चीज में से भी वो नेगेटिविटी निकाल लेंगे। अब देखें, एक मोर है ना, खुदा ने कितनी खूबसूरत तख्लीक बनाई है, मोर कितना खूबसूरत परिंदा है, लेकिन जो देखने वाला जिसने तनकीद करनी है उसने उसके पाँव की तरफ देख के उसको बदसूरत कह देना, ठीक हो। दिस इज नेगेटिविटी। और पॉजिटिविटी जो है वो अगर आप किसी भी चीज़ को देखेंगे पॉजिटिव वे में, तो उसका जो है ऑब्वियसली आप पे भी वैसा ही असर पड़ेगा और आप जो है ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने का सोच सकेंगे। अभी जैसे कि पॉजिटिविटी जो है ना, ये मुख्तलिफ मतलब अंदाज में अब आप जो है लोगों को भी डिग्रेड करते हैं, ना सिर्फ खुद अपने ज़ात को करते हैं बल्कि लोगों को भी करते हैं। देखें, ये जो कामयाबी है ना, हाँ जी, ये दूसरे लोगों को बहुत चुभती है। आपको तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाई दे रही होती है दूर पड़ी हुई, लेकिन आपके जो मुखालिफ लोग हैं वो जो है हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपकी राह में कांटे बिछाएं और आपको जो है वहां तक पहुंचने ना दें। ये आपकी हिम्मत है
कि आप जो है कितना चलते हैं और किस तरह जो है आप उस चीज़ को लेके चलते हैं और अपने कामयाबी को अपनी कामयाबी का सबक आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में कि पॉजिटिव कैसे रहना है, लेकिन आप पॉजिटिव हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग पॉजिटिव नहीं है, उस सिचुएशन में खुद को पॉजिटिव रखना, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है ना कि जी सभी कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगी या कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उस सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रखा जा सकता है? बिकॉज आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो उस सिचुएशन में कैसे रख सकते हैं आप? कोई एक्सरसाइज है? जैसे आपको शुगर है तो हम कहते हैं जी वॉक कीजिए, शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा, तो इसकी कोई एक्सरसाइज है? देखें, ये इसीलिए तो ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं काम करते हैं जी, कि लोगों को जो है नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाया जा सके। असल में ना ये एक और पहलू भी आ जाता है कि हम लोग जो है ना, हम लोग इमोशनल थॉट्स सोचते हैं, वी थॉट इमोशनली, हम जो है अपने डिसीजंस इमोशनली लेते हैं। नहीं लेने चाहिए इमोशनली? नहीं लेने चाहिए। देखें, मैं आपको जस्टिफाई करता हूँ किस तरह। प्लीज देखें कि अब हम लोग जो है ना ये आप अलमिया समझ लें या जो भी समझ लें कि हम लोग बज़ाहिर तो हमारी कौम के जो लोग हैं वो 30-35 की उम्र को पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके जो दिमाग हैं वो अभी भी 7-8 साल के बच्चे की तरह हैं। ठीक है। जिस तरह एक बच्चा है ना, वो अपने वालिद साहब के साथ जाता है दुकान पे, वहाँ पे कोई खिलौना देख लेता है, कोई 10-12 हज़ार रुपए की टॉय कार देखी और उसके दिल में हसरत आई उसको खरीदने की, उसने झट से उस हसरत का इजहार कर दिया अपने लबों से और अपने वालिद साहब को कह दिया कि मुझे ये चाहिए। ये क्या थी? ये इमोशनल थॉट थी। उसने इस बात को ख्याल नहीं किया कि मेरे वालिद साहब की माहाना जो तनख्वाह है वो ही 15-17 हज़ार रुपए है, और फिर वो जो वालिद है वो बेचारा कश्मकश में पड़ जाता है कि मेरी औलाद मुझसे इस चीज की ख्वाहिश कर रही है और मैं इसे दिला नहीं पा रहा। तो इसके बरक्स जो है रैशनल डिसीजंस होते हैं जो आपकी स्टेट, कोई भी स्टेट, कोई गवर्नमेंट या कोई भी मुल्क लेता है। देखें, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो हमेशा रैशनल डिसीजंस लेती है, और जब भी वो कोई इकदाम उठाने जाती है वो देखती है कि इसके प्रेजेंट में तो ये असरात होंगे, लेकिन फ्यूचर में इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। और इसके साथ साथ जो है अगर प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने ये इकदाम उठाया है तो उन्हें क्या नताइज बरामद हुए। तो ये सब चीजें देख के, प्रॉफिट और लॉस को मद्देनजर रखते हुए जब आप काम करते हैं और रैशनली डिसीजंस लेते हैं तो आप पॉजिटिव वे की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। तो आपको लगता है नहीं कि कुछ लाइफ में चीजें ऐसी होती हैं या आपकी पर्सनल लाइफ ऐसी होती है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फैमिली, फ्रेंड्स या लोगों को लेके इमोशनली डिसीजन लेना पड़ता है? प्रोफेशनली तो किसी हद तक की बात ठीक है। सर मैं आपसे ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि हमारे साथ सिंगर जबरदस्त से मौजूद है। पहले हम एक गाना सुनेंगे, उसके बाद इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। गाना सुनने के बाद तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा और स्ट्रांग होगा। पतला पतंग तेरा लक सोनिए, नशे तो नशीली तेरी अख सोनिए। पतला पतंग तेरा लक सोनिए, नशे तो नशीली तेरी अख सोनिए। प्यार दी निगाहां नाल तक सोनिए, दिल करे साडा धक धक सोनिए। हाय नी बिल्लो रानिए, नी अल्लड़ जवानिए। हाय नी बिल्लो रानिए, नी अल्लड़ जवानिए। उड़दे हवावां विच कख सोनिए, तिखियां यादावां जरा डक सोनिए। उड़दे हवावां विच कख सोनिए, तिखियां यादावां जरा डक सोनिए। करे तू पसंद सानू शक सोनिए, दिल विच थोड़ी कच पक सोनिए। हाय नी बिल्लो रानिए, नी अल्लड़ जवानिए। हाय नी बिल्लो रानिए, नी अल्लड़ जवानिए। तेरे तो फिदा होया दिल मर जाना नी, जिथे भी तू जावे तेरा जादू चल जाना नी। तेरे तो फिदा होया दिल मर जाना नी, जिथे भी तू
नी बिल्लो रानिए नी अल्लड़ जवानिए हाय नी बिल्लो रानिए नी अल्लड़ जवानिए जदों तेनू तक्का मेरा दिल नहीं हो रजदा छड़ दे तू कल कर फैसला नहीं अजदा जदों तेनू तक्का मेरा दिल नहीं हो रजदा छड़ दे तू कल कर फैसला नहीं अजदा करदा है जग बक बक सोनिए देना ही ते दे थोड़ा हक सोनिए हाय नी बिल्लो रानिए नी अल्लड़ जवानिए हाय नी बिल्लो रानिए नी अल्लड़ जवानिए पतला पतंग तेरा लक सोनिए नशे तो नशीली तेरी अख सोनिए प्यार दी निगाहां नाल तक सोनिए दिल कर साडा धक धक सोनिए हाय नी बिल्लो रानिए नी अल्लड़ जवानिए हाय नी बिल्लो रानिए नी अल्लड़ जवानिए हाय नी बिल्लो रानिए नी अल्लड़ जवानिए बहुत अलग है। Very nice, जबरदस्त है, बहुत अलग, बड़ा ही जबरदस्त बहुत अलग। एनर्जेटिक सा था गाना हाँ, भी, हाँ, परफॉर्मेंस हाँ, भी, हाँ, क्या बात है, बिल्लो क्या रानी बात की तो बात ही क्या। इसीलिए तो ये जी कैसे एक्चुअली शुरू इमरान से भाई शुरू? का सॉन्ग था किने किने जाना है बिलो द हाँ, कार। बिल्कुल। तो हम लोग एक दिन वैसे स्टूडियोज में बैठे हुए थे तो हमारा मूड बना, मैंने कहा यार इमरान भाई ने सॉन्ग किया है किने किने जाना है बिलो द कार, बिलो चली तो गई है क्यों ना बिलो को रिटर्न किया जाए। हाँ, तो उस नाम से फिर मैंने ये गाना बनाया बिलो रिटर्न के नाम से। तो लिखा आपने खुद ये गाना? नहीं, मेरे भाई हैं इमरान भाई, जी। उन्होंने लिखा, कंपोजिशन मेरी अपनी है, तो इसको फिर हमने तब रिकॉर्ड करवाया था और माशाल्लाह ये बड़ा हिट हुआ था ये। मतलब मोस्टली कॉन्सर्ट्स पे मुझे इसकी फरमाइश होती थी। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने कहा जी आप, बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी आप कॉन्सर्ट्स करते हैं तो हमें नहीं लगता कि आप क्लासिकल सेमी क्लासिकल आप गा सकते हैं। तो मैंने कहा क्योंकि हर बात एक वक्त के लिए होती है, जी, तो मैंने कहा जी कोशिश करेंगे, आता तो नहीं है कोशिश करेंगे जी। तो वही नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक मैंने सॉन्ग किया जी, सोचा चूड़ियाँ फिल्म का सॉन्ग था उनका, मैंने सोचा दिया दे गया सुगाता। अभी रिसेंटली मैंने उसको जो है वो किया है उस सॉन्ग को, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पजीराई मिली उस सॉन्ग को, और टिकटॉक पे बड़ा वो आजकल वायरल हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे वो भी। इंशाल्लाह। सुहेल, आपने जिक्र किया क्लासिकल समय, क्लासिकल लोग या तो गाते नहीं या गाने वाले बहुत कम हैं जो नए लोग हैं, तो क्या वजह देखने में आती है, क्या रीज़न है क्यों हमारे जो यंग लोग हैं या यंगस्टर्स जो आगे आ रहे हैं वो क्लासिकल नहीं सीखते और ना गाते हैं? बहुत खूबसूरत सवाल, और मैं ये इस पे कहना चाहूँगा, एक तो सबसे पहले कि जहाँ पे साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है वहाँ पे रियाज करना, प्रैक्टिस करना बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। अब सॉरी टू से, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट की कदर करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट बने, आर्टिस्ट गॉड गिफ्ट होता है, आर्टिस्ट अल्लाह की तरफ से बन के आता है जी, उसको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। अगर आप पॉलिश ना उसको करें और आप कहें कि मैं आर्टिस्ट हूँ, ठीक है, आप वो काम ही ना करें लेकिन आप कहें कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो वो फिर कुछ मज़ा नहीं आता। उसकी वजह यह है कि हमसे बहुत खूबसूरत और बहुत से सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ, हालांकि कोई भी अपने आप को नीचा करके ये बात नहीं कहता, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमसे सीनियर लोग, हमसे सुरीले लोग बैठे हैं, किस वजह से? सिर्फ अपनी अना की वजह से बैठे हैं और कुछ माली हालात की वजह से बैठे हैं, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। और आजकल आपको पता है इंटरनेट आ गया है जी, अगर कोई बेसुरा भी गा रहा है तो वो ट्यूनर लगता है तो उसका सुर बिल्कुल पूरा बोलता है, ठीक है। तो बस ये चीजें रिकॉर्ड करवाते हुए आवाज और होती है, जब फाइनल वो और होती है, वो बंदा भी और पहचानते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में, जैसे उन्होंने यंगस्टर्स के बारे में कहा है? अप्रिशिएट करना चाहूँगा सुहेल को,
कि इसने बिल्लो को जो इन्होंने प्रेजेंट किया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि एट दैट टाइम पहली बिल्लो जवान थी और अब तो बिल्लो बच्चों वाली थी, और बच्चों वाली बिल्लो को प्रेजेंट करना अच्छे तरीके से नॉट अ इजी टास्क, एप्रिशिएटेड। क्या बात। और देखिए हमने उनकी आंखें भी नशीली कर दी हैं। ना माशाल्लाह जी, बिल्कुल आपने अच्छा उसको प्रेजेंट नए दौर के मुताबिक बनाई है बिल्लो जैसी चाहिए, डिमांड के मुताबिक। हाँ, डिमांड वैसी के वैसी, मुताबिक। माशाल्लाह बहुत अच्छा। और बाकी ये जो आप इनका आपने क्लासिकल के हवाले से जो क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन था चीकू। अब देखिए हमारे यहाँ एक माजरत के साथ, हम तो सुनने वाले हैं ना, ये गाने जी, वाले ये गाने वाले हैं। ठीक, हमारा एक अपना माइंडसेट है, हाँ जी। गाने वाले का एक अपना मिजाज। बिल्कुल। तो जो गाना है सर, वो अब हालत उसकी ये हो गई है कि सुनने वाला कम और देखने वाला ज्यादा रह गया। हम देखते तो ज्यादा हैं गाने क्या को, बात। सुनते कम है। क्या है वो गा क्या रहा है, लिरिक्स क्या है, जी। ये इससे हम हट गए हैं। बिल्कुल। तो अब दूसरा ये क्लासिकल वाला जो है, वो उसके सुनने वाले बहुत थोड़े लोग रह बहुत गए। थोड़े लोग। और तीसरी जो मैं बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, जिन जिन चीज़ों को आप कमर्शियल करेंगे ना, जी, फायदा हासिल करने वाले काम, उसमें वो टेस्टलेस हो जाएंगे, टेस्टलेस हो जाएंगे। खा वो आपका दीन है, हम्म, खा वो आपके रिश्ते हैं, खा वो आपका कोई प्रोफेशन है। जब उसको आप कमर्शियल कर लेंगे कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं, और वो- सिर्फ पैसे क्या कमा, वो बात। टेस्टलेस हो जाएगा। फनकार की जो कह लेंगे जो गायकी, अब देखें हम माजरत के साथ, मेरा जाती जो मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, पिछले 3, 4, 5 साल से किसी सिंगर का कोई गाना हिट ही नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि फन से मोहब्बत ही खत्म हो गई है, मोहब्बत डाइवर्ट हो गई है बिल्कुल। कि मुझे कितने में कॉन्सर्ट करना है, मुझे कितने में बुक होना है। अब जब ये तवज्जो होगी तो रियाजत और वो मेहनत और वो आपकी जो अंदर का फनकार है, तो वो आपने अंदर का फनकार ही मार लिया, तो फिर वो लोगों को क्या चीज अच्छी लगेगी? अब लोग सिर्फ देखते हैं कि सिंगर जितना बड़ा सिंगर होगा ना, उतना ज्यादा उसकी वीडियो में ग्लैमर होगा, बिल्कुल। बिल्कुल और लोग ये देखते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने जैसे जिक्र किया कि लोग भी अब यही सुनना चाह रहे हैं, जो लोग सिंगर गा रहे हैं उनका भी फोकस अब पैसे पे है और ग्लैमर और इन चीज़ों पे है। सर आपको नहीं लगता जब बहुत अच्छा गाया जा रहा था तब भी सुना जा रहा था, तो हम यूज टू करते हैं अपनी ऑडियंस को, जैसा हम दिखाते फिर वो यूज टू हो जाती, फिर वो वैसा सुनना शुरू करते थे। अगर हम बहुत फोकस करें अच्छी सिंगिंग पे, रियाजत पे, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करें, एक अच्छे शायर से लिखवाएं, तो दोबारा चीज़ें, ये जो इंडस्ट्री है वो दोबारा अरूज पे आ जाएगी। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन ज्यादा, लोगों का ठीक है। जो लेवल पसंदीदगी का लेवल है, टेस्ट लेवल है, वो हाई हो गया। जैसे सुहेल ने पहले बात की थी, चॉइस भी ज्यादा हो गई। बहुत ज्यादा चॉइसेस, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। सुनने वाले का जो म्यार है ना, वो यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है। ठीक है, उसके पास मल्टी चॉइसेस है, बिल्कुल। थ्रू आउट वर्ल्ड एक्सेस है उसके पास, कि जिस मर्जी सिंगर को वो सुने। अब उस लेवल पे आना बहुत मुश्किल काम है, थोड़ी मेहनत इसी बात को मेहनत मैं थोड़ा तलब सा- का इसी मेहनत बात को मैं तलब थोड़ा का। सा आगे लेके चलना चाहता जी हूँ। प्लीज प्लीज। हमारे एक बड़े खूबसूरत सिंगर हैं जी, सज्जाद अली साहब। क्या मतलब बात वो है। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। बिल्कुल। ठीक है, हर बंदे का एक अपना जॉनरा होता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जमाने के साथ खुद को बदला है, बदला है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन उनकी बेस, उनकी बुनियाद क्लासिकल है, उनकी बेस, उनकी बुनियाद भी क्लासिकल ही है। कॉन्सर्ट का सुनना और है, कॉन्सर्ट में अगर आप क्लासिकल गाएंगे ना, तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है, वो कॉन्सर्ट में अगर आप क्लासिकल गाएंगे तो वो कहेगा यार ये सिंगर थका रहा है हमें, ये क्या करे। ऑडियंस को चाहिए कि वो जहाँ खड़ा है वहाँ पे डांस शुरू कर दे। टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आजकल ये चल रहे हैं कि Music जहाँ पे वो focus खड़ा किया जाए, जी। है वहाँ से डांस शुरू कर दे। ये बड़ी इन्होंने खूबसूरत बात की है। मौसीकी का जो घराना है, हम सब एक फैमिली है उसमें, जी। आर्टिस्ट हैं, वो किसी भी किस्म के आर्टिस्ट हैं, वो एक घराने। क्लासिकल के बगैर मौसीकी में और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। वो चाहे आप पॉप में चले जाएं, रॉक में चले जाएं, या आप प्योर सेमी क्लासिकल गाएं, क्लासिकल गाएं, क्लासिकल के बगैर आगे रास्ता नहीं है। देखिए, सीखने के बगैर आगे रास्ता क्लासिकल अगर आप गा नहीं भी रहे या अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिल रही, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। गाने के लिए क्लासिकल सीखना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। इसको आपकी बगैर आप लय सिंगर पर नहीं की- बन सकते। बिल्कुल। क्या बात है। जब सीखना आपको बहुत पता ही जरूरी नहीं है कि कहाँ गाना है, किस पिच पे सुर गाना है, जाना किस सुर पे गाना है। आपको पता ही नहीं है, तो फिर देन फिर इसके लिए सर कानों को सुरीला होना भी जरूरी हो गया ना, मैं दोनों तरफ से बड़ी चीजें आ खूबसूरत गई। बात बताना। हमसे दोबारा सी बात पे आ कानों गए। का सुरीला होना भी जरूरी है। और कानों को सुरीला करने के बेशुमार आपके पास तरीके हैं, आप कर भी सकते हैं, और बेजुमार वजूहात है जो हम कर नहीं पाए। अब ठीक हो मैं गया। थोड़ा इसको जी, प्लीज प्लीज। हट के एक मिसाल देना हाँ चाहूंगा, मौसीकी से हट के एक जनरल सी मिसाल है कि हमें देखें दुनिया में 200+ कंट्रीज हैं, हाँ जी। और आजकल लोगों को जरूर पता चल गया होगा क्योंकि वो नंबरिंग चलती रही है उनकी, कोरोना में कितने कितने इफेक्टिव है, हाँ तो जी, लोगों को पता, बिल्कुल। अब पहली दफा पता चला लोगों को कि दुनिया की आबादी कितनी है और ममालिक कितने हैं। बिल्कुल। 200+ कंट्रीज में
ये फैल चुका है। सात एटमी ताकत है, 7 मुमालिक के पास एटमी धमाके डिक्लेयर किए हुए हैं, जिनमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं। एटमी पावर है ना, और हमारी मजबूरी थी कि हम एनिमीज कंट्री के दरमियान रह रहे हैं और हमें अपनी सर्वाइवल और सेफ्टी के लिए एटमी धमाका करना था। ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स बिफोर हमने धमाका किया, और 20-22 साल उससे पहले की जस्टिफिकेशन है कि सारी एनर्जी हमें एटमी ताकत बनने पे लगा ली। ठीक जी। जब वो हम बन गए तो अगली बारी किसकी थी? आपकी कौम की, जिसने सफर किया, बिल्कुल, जिसने सेक्रीफाइस किया, और हम इस काबिल हुए कि एटमी ताकत बन गए। और अगले 20 सालों में हमने क्या किया? कौम को, एक गैरतमंद कौम को गैरतमंद बनाने की बजाय हमने उसको जरूरतमंद बना दिया। अगले 20-22 साल तो कौम पे सर्व करें जो किसी एटमी मुल्क की वो नेटिव नजर तो आए, उनकी शक्लें तो नजर आए कि वो सर उठा के चल सके कि हम एटमी ताकत, एक मुल्क है हमारा जिसमें हम बस ही हैं जी। तो आपने गैरतमंद कौम को जरूरतमंद बना दिया। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हम क्या क्या हमारे इनर में क्या क्या बातें हैं जी। तो अरबाब अख्तियार से ये गुजारिश है कि थोड़ी सी एनर्जी इधर भी सर्व करें, इस कौम को भी एक कौम बना लें। अगर एटम बम बना सकते हैं जी तो कौम को हमको अच्छा नहीं। सर हमारे साथ यंगस्टर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यंग जनरेशन को भी। अहमद साहब, आपने जैसे पहले जिक्र किया कि पॉजिटिव कैसे रहना है, हमारे यंगस्टर को क्यों इतनी मोटिवेशन की जरूरत है? आप देखते हैं कि हम इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो हर वक्त इनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज उठ जाइए, आपके जिम्मे कुछ काम है पाकिस्तानी होने के नाते। तो आप कहाँ पे कमी देख रहे हैं यंगस्टर में, नई जनरेशन में, कि इन्हें बड़ा वक्त लग रहा है और मोटिवेशन स्पीकर कितनी एफर्ट कर सकता है इनको जगाने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर तो अपने तई अपना किरदार अदा कर रहा है उन्हें जगाने के लिए, लेकिन काम जो है वो स्टूडेंट्स की, फैमिली मेंबर्स का भी है, उनके वालिदैन का भी है कि उन्हें जगाएं और उन्हें बताएं कि भाई आपका फ्यूचर जो है वो तभी संवरेगा जब आप कुछ करेंगे। ये वही बात है ना कि हम हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हैं। तो हम जो है हमेशा किसी खिजरनुमा हस्ती के मुंतजिर रहते हैं कि कोई हमें आएगा और प्लेट में सर्व करेगा और हम खा लेंगे। और देखें, अब मुझे बड़ी खूबसूरत एक बात याद आ गई यहाँ पे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर हम इस कदर बड़ी माजरत के साथ काहिल हो चुके हैं हम लोग कि देखें, अगर आप जाते हैं कहीं पे और कहीं पिंजरे में कोई परिंदा कैद है, बंद है, आप क्या करते हैं? उस जिंदान का दरवाज़ा खोल देते हैं और इस नीयत से खोलते हैं कि वो बेचारा जो गुलाम परिंदा है वो उड़ जाएगा, और फिर भी वो परिंदा नहीं उड़ता। ये क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि वो यहाँ तो इतना काहिल हो चुका है। यहाँ बात ये है कि उसे उस इन्वायरमेंट की आदत हो चुकी है। या चूंकि वो जो जिंदान के दरो दीवार हैं उसके दिलो दिमाग पर नक्श हो चुके हैं और आपने आने में बहुत देर कर दी है और अब वो उसका जिंदान से उड़ने को भी दिल नहीं कर रहा। तो ये सिलसिला होता है कि हमें बर वक्त मोटिवेशन चाहिए होती है। देखें, बर वक्त मोटिवेशन इस तरह के, जब एक छोटा बच्चा है जब तक वो चलना नहीं सीखता, वालिदैन तब तक उसकी उंगली पकड़ के उसे चलाते हैं। जब वो थोड़ा बहुत चलना सीख जाता है कहते हैं पुत्र आप पे चाल, असी कितने तेरे पीछे पीछे चलिए। तो ये वो लोग भी जो हैं और इवन वालिदैन भी जो हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, एक वक्त तक आपको मोटिवेट कर सकते हैं। आगे अब वो आपको अगर प्लेट में सर्व कर दें और आप खुद ही खाना ना चाहें तो ये तो फिर गलत बात है। ठीक हो गया, मतलब आप खुद को ही मोटिवेट कर सकते हैं सबसे ज्यादा। बी योर ओन मोटिवेशन, बी योर ओन मोटिवेशन। ये बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ नज़म गजल वगैरह भी लिखी हुई हैं, तो मैं चाहूंगी कुछ सर सुन ली जाए। बिल्कुल, मैं एक गजल आप लोगों के गोशगुजार करना चाहूंगा। गजल का मतलब है कि जमीन पे जब भी किसी पारसा को दुख होगा, सर ज़मीं पे जब भी किसी पारसा को दुख होगा, खुदा गवाह है खल्के खुदा को दुख होगा। क्या बात, क्या बात। ज़मीं पे जब भी किसी पारसा को दुख होगा, खुदा गवाह है खल्के खुदा को दुख होगा। जला रहा था चिरागों को बंद कमरों में, जला रहा था चिरागों को बंद कमरों में, वो जानता था कि ऐसे हवा को दुख होगा। क्या बात। जला रहा था चिरागों को बंद कमरों में, वो जानता था कि ऐसे हवा को दुख होगा। जहाँ वो बैठेगा कहलाएगी वो जाए नफीस, जहाँ वो बैठेगा कहलाएगी वो जाए नफीस, और आस पास की सारी जगह को दुख होगा। क्या बात। जहाँ वो बैठेगा कहलाएगी वो जाए नफीस, और आस पास की सारी जगह को दुख होगा। और ये शेर देखिएगा सर कि मैं मुश्किलात में हूँ पर खुदा को इल्म ना हो, मैं मुश्किलात में हूँ पर खुदा को इल्म ना हो।
मुझे पता है कि मेरे खुदा को दुख होगा, मैं मुश्किलात में हूँ पर खुदा को इल्म ना हो। मुझे पता है कि मेरे खुदा को दुख होगा, कुछ अच्छे लोग फ़कत इसलिए भी लौट गए, उन्हें लगा था कि शायद कज़ा को दुख होगा। क्या तो शुक्रिया। बहुत क्या बहुत वेरी बहुत नाइस। बहुत अल्लाह यार। ठीक हो गया। सुहेल भी हमारे साथ मौजूद है, साथ साथ हम सिंगिंग की भी बात करें। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो रियलिटी है लेकिन थोड़ी तल्ख है, लेकिन उसके साथ साथ हम सिंगिंग की भी बात करेंगे। सुहेल, आपने टीचिंग कब स्टार्ट की? टीचिंग स्टार्ट मुझे ऑलमोस्ट 4 years 4 years हो 4 गए। years हो गए हैं। जब मुझे पता चला कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ तो फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट की। तो जब उस्ताद बने तो पता चला कितना मुश्किल काम है उस्ताद के लिए एक अपने शागिर्द को सिखाना। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है जी। एक वक्त था कि जब हमारे उस्ताद हमें कहते थे कि इतने बैठ के रियासत करो, रिहर्सल करो, प्रैक्टिस करो, रियाज करो, तो हम कहते थे कि यार उस्ताद जी थोड़ी देर रुक जाएं जी। तो वो उस वक़्त का अब हमें याद आता है वो टाइम कि जब वो उस्ताद हमारे माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको ज़िंदगी दे। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ, इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे, आप खूबसूरत लोगों में मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये मेरे माँ बाप के बाद वो जो क्रेडिट जाता है मेरे उस्ताद मोहतरम को जाता है। क्या बात। और उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि बेटा जैसे मर्ज़ी सर्वाइव करो, ये फील्ड में ऐसे आपने जाना है कि एक आदमी वाइट सूट पहन के मेले में जाता है जी, और वो मेले से वैसे ही वापस आए अपना वाइट सूट लेके, सफ़ेद सूट लेके, फिर आपके काम का मजा आता है जी। तो जब अब पहुंचे हैं उस जगह पे तो फिर मुश्किल हो जाता है, ऊपर से आर्टिस्ट, ऊपर से सुबह 7 बजे स्कूल जाने मुश्किल, ये मुश्किल काम तो है, फिर ये सबसे मुश्किल ज्यादा। काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक रूटीन बन चुकी है, बस ये उनकी दुआएं हैं जिस वजह से हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह। तो बच्चों में कितनी लगन नजर आती है सिंगिंग सीखने बहुत के ज्यादा, हवाले से, बहुत कि वो मोटिवेटेड हैं जी, हमें सीखना है, हमें आगे आना है सिंगिंग को बिल्कुल लेके। बहुत ज़्यादा। और बाज़ मोस्टली स्कूल्स में होती हैं PTMs होती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो बाकी सब्जेक्ट्स के पास जब टीचर्स जाती हैं तो उसके बाद वो ढूंढती हैं कि म्यूज़िक टीचर कहाँ बैठे हुए हैं जी। हमने म्यूज़िक टीचर के पास जाने। पूछा जाता है कि क्यों, तो कहते हैं जी कि हमारे बच्चों को आप मिली नगमे जो है नेशनल सॉन्ग्स याद करवाएं, उसके अलावा नात याद करवाएं, तो फिर उनको वो हम लोग करवाते हैं। पेरेंट्स को बड़ी अवेयरनेस हो गई है कि बच्चों को हर फील्ड में अब आगे आना चाहिए और बड़े बड़े माशाल्लाह सुरीले बच्चे जो हैं वो आपके स्टूडेंट भी और गा भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट भी हैं और गा भी रहे हैं। जबरदस्त। क्या वक्त हुआ छोटी से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले क्योंकि सुहेल हमारे साथ मौजूद है सर, तो फिर एक गाना भी सुन लीजिए, फिर ब्रेक से वापस आके इस बारे में बात करेंगे। मैनू सोचां दी दे गया सुगाता, मैनू सोचां दी दे गया सुगाता, सुख माही नाल ले गया, सुख माही नाल ले गया, नाल दुखां दे करा के मुलाकाता, सुख माही नाल ले गया, मैनू सोचां दियां दे गया सुगाता। अखियां दे विच अथरू लेके देखा दिया राम बैठे, अखियां माही नाल ले गया, परताया आने दा कह के मुड़ नहीं आया, रोंदे रहंदे नैन
ये जो जिंदा रहने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये है दो तरह की लाइफ है। एक लाइफ है कि आप को जीना है और एक है कि आपको जिंदा रहना है। वाह, दिस इज योर ओन चॉइस कि आपको कौन सी चॉइस आपको जीना है या जिंदा रहना है। ठीक है, तो क्या मेरा बात ख्याल में हमें इस फलसफे को ज़हन में रखना चाहिए। तो जिंदा रहने वाला बेहतर है फलसफा, उसी पे काम करना चाहिए कि मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि जिंदगी तो हमने जीनी है तो अच्छे से जी लीजिए। ठीक हो गया, जबरदस्त। जिंदा रहने का मतलब है कि लोगों के दिलों में जिंदा रहना है, और दिलों में जिंदा रहने के लिए आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। ये थोड़ा मुश्किल काम है। क्या बात है। वो शायर ने बड़ा खूबसूरत बात की है ना कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है। क्या बात। अच्छा, ये आपकी उम्र में है, हमारी उम्र में तो बस अल्लाह ही है अब। ठीक हो गया। अहमद, आपको भी गाना बड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने नोट किया। आप बड़ी ब्रेक में बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे सुहेल को। आपकी एज के लोग ज्यादा पॉप रॉक म्यूजिक सुन रहे होते हैं, जो आपकी गुफ्तगू है, लिखना पढ़ना, बड़े बड़े शायर को पढ़ना थोड़ा मुख्तलिफ है और थोड़ा हमारे लिए हैरानकुन भी है। सर ऐसे ही है इस एज में? तो मैं पूछना चाहूंगी, घर से तो देखा इर्द गिर्द की जो आपकी कंपनी है, जो दोस्त है जिनके साथ आप बैठते उठते हैं, क्या वो भी सेम इसी तरह से ही है, लिखने वाले लोग हैं? देखें, अब हर शख्स जो है वो उस तरह का तो नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि आप एक वक्त में मुख्तलिफ जगह पर जाते हैं और मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलते हैं जो मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल। तो कोई किसी को मौसीकी का शौक होता है, कोई शायरी से शगफ रखता है, बिल्कुल, यहाँ कोई इनसे बिल्कुल ही किनाराकश होता है। तो देखें, एक आर्टिस्ट की यही तो खूबी है कि वो हर तरह के माहौल में बखूबी अपने आप को ढालना जो है वो जानता है, और वो इस बात को मद्देनजर रखता है कि इस सारी सूरत हाल के दौरान जो है मेरे आर्ट पे किसी किस्म का कोई हर्फ ना आए, और ये जो है किसी किस्म की खसारे की तरफ ना जाए। और जितने भी लोग हैं, अब देखें दोस्त अहबाब जो हैं, आपकी जो कंपनी है वो आपको देखकर अपना रंग बदलती है। जिंदगी तगय्युर पहम का नाम है ना। तो जब आप जो है उस तरह का ज़ौक़ रखेंगे अब, हाँ और दोस्तों को गज़लें वगैरह सुनाएंगे, या अगर कोई जैसे भाईजान ने बहुत अच्छा, मैं वाकई इनको जो है बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था और अभी भी करूँगा, इन्होंने जिस तरह गाना गाया, तो जब ये जो है ना, अगर आप मैस मीडिया पे अपना कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं जी, तो आप इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगले बंदे को मतलब दिल से, जैसे सर ने भी बात की थी कि हम लोग आजकल जो है हमारे जो मनी इज़ प्रियर, हमारी आर्ट जो है वो पीछे चली गई है और पैसा जो है पहले आ चुका है। तो ये बात नहीं है। अगर आप वो शेर मुझे याद आ गया ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज में रखती है। तो अगर आप दिल से कोई भी काम करेंगे, किसी को भी किसी की जानिब भी किसी जानिब भी लेके आना चाहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह आएगा और वो आपको अप्रिशिएट करेगा। जबरदस्त। अहमद, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, आपने टिकटॉक पे भी हमारे बड़े जज्बाती से शायर देखे हैं जो काफ़ी हिट भी है सोशल मीडिया पे, बड़े उनके मुशायरे भी हो रहे थे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। आजकल तो खैर कोरोना की वजह से नहीं हो रही, उनके बारे में क्या कहेंगे, उनकी शायरी के बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जितने भी हैं देखे सुने आप? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो हैं मैं मेंशन भी किए देता हूँ, अली ज़रियून भाई और तहजीब हाफी, ये जो हैं मतलब बहुत हमारे यंगस्टर्स हैं, इन्होंने इनको बड़ी पजीराई दी। और ये यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये मतलब लिटरेरी फेस्टिवल्स जो हैं इनका इनेकाद किया जाता है, और जब इनको बुलाया जाता है तो जो लोग नहीं भी जिनको शायरी से नहीं भी शगफ होता वो इनको सुनने के लिए आ जाते हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि आर्टिस्ट का जो है वो बड़ा रोल है किसी भी आर्ट को ज़िंदा करने के लिए और ज़िंदा रखने के लिए। हमने देखा कि ये जो पिछला कुछ दौर था, हमारे यंगस्टर जो थे उर्दू अदब से काफ़ी दूर हो रहे थे जी, और इस तरह की अदबी चीज़ों से, अदबी महाफिल से दूरी इख्तियार कर रहे थे। लेकिन ये इसी तरह ही है ना कि आप लोग जो है किस तरह से कायल करते हैं अपनी ऑडियंस को, और एक आर्टिस्ट के लिए उसकी ऑडियंस ही सब कुछ है, क्योंकि वो तो पजीराई चाहता है, और जब तक उसको कोई पजीराई करने वाला नहीं है उसका आर्ट कुछ नहीं है। तो ये लोगों की मोहब्बत है और वो जो है अपना किरदार अदा कर रहे हैं उर्दू अदब की बेहतरी के लिए। अच्छा अहमद, वक्त के साथ साथ जब एक शायर या एक राइटर, चाहे वो स्क्रिप्ट लिख रहा हो, कोई फिल्म लिख रहा हो या कोई शायरी नज़म गज़ल लिख रहा हो, तो वक्त के साथ साथ उसके लिखने में क्या चेंज आता है, निखार आता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त के साथ साथ निखार इस तरह आता है ना कि अब लोग समझते हैं कि शायर जो है या कोई लिखारी है वो सिर्फ अपनी ज़ात पे लिखता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। एक लिखारी, और ये भी एक बड़ी खाम ख्याली और बड़ी खाम सी सोच मशहूर है अदीब उदबा हजरात और शुअरा हजरात से रिलेटेड, कि शायर जो है हमेशा उसको अगर तन्हाई मैसर आ जाए
तो वो किताब दर किताब लिख सकता जी। है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है, और ऐसा कुछ आजकल नहीं है। क्वारंटाइन में तो समझा जा रहा है कि शायर जो है पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन देखें, कोई भी लिखारी है ना, जब तक वो इर्द गिर्द की रौनकों को और लोगों के रहन सहन को, लोगों की चहल पहल को एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं लिख सकेगा। अब कोई लिखने वाला या तो अपने ऊपर लिखता है जो उसने खुद एक्सपीरियंस किया होता है, या लोगों के एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए। देखें, तजुर्बा जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो मुझे एक कॉल याद आ गया ना कि तजुर्बा जो है बहुत अच्छा उस्ताद है, लेकिन इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें दूसरों के तजुर्बात से सीखना चाहिए। तो जो शख्स दूसरों के तजुर्बात से सीखना जान जाता है वो फिर जो है अपना लोहा मनवा लेता है, और फिर इस तरह जो है चलता रहता है। ठीक हो गया, जबरदस्त। सुहेल से पूछेंगे, सुहेल आप इतना जबरदस्त गा रहे हैं, आपकी कोलीग्स जो हैं वो भी बड़ा जबरदस्त गा रहे हैं, तो कोई ऐसे मेल या फीमेल सिंगर है जिन्हें सुहेल सुनते हैं नए लोगों में से और आपको लगता है कि वो बड़ा अच्छा और बड़ा सुर में गा रहे हैं? सब मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ लिया, सुर में बहुत मुश्किल है क्योंकि सारे नाम मेंशन नहीं हो सकते और बाकी कई नाराज हो जाएंगे जिनके नाम चलिए सर कुछ फायदा होता है एक शो में एक ही फील्ड के दो बंदे बुलाए। ठीक हो गया। नहीं, बड़े बड़े खूबसूरत नाम हैं उनमें, नए लोगों में से नए लोगों में से मैं बताऊंगा बिल्कुल। आजकल जो चल रहे हैं जी, नबील शौकत बहुत अच्छा गा रहे हैं, नबील शौकत बहुत अच्छा गा रहे हैं, और बाकी सब माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त गा रहे हैं। ये इसका जवाब यही बनता है क्योंकि बात ये है कि कॉन्टेस्ट जीता हुआ नबील ने, और नबील बिल्कुल क्या बात है, वही सुन में भी बड़ा बड़ौदा अच्छा, फिल्म, हाँ, बड़ौदा फिल्म अच्छा, बड़ा अच्छा उनका वोकल है। उसके बाद अमानत इंडिया बड़ा से अच्छा जीता गा रहा हुआ है। अमानत क्या भी बात बड़ा है। अच्छा गा हमें ज्यादा खुशी होती है कि इंडिया से जीता है बिल्कुल। ये बात competition है। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान में तकरीबन सारे ममालिक से ज़्यादा हर टैलेंट का बंदा, सुर से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, हर फील्ड से, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई ऐसी फील्ड है कि जिसमें हमारे मुल्क में बंदे कम हैं। बेहतरीन लोग, बेहतर से बेहतरीन लोग हैं हमारे ममालिक में। लेकिन बात वही है, बड़ा खूबसूरत जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो बंदों को आगे लेके आते हैं, इनको प्रमोट करते हैं सिंगर्स को, और परख के फिर, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये पर्क के आगे लेके आने पे जो बात है ना वो करना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, अगर सुहेल को मौका मिले, इंशाल्लाह मौका मिला भी होगा, नए सिंगर्स में से, फीमेल में से कौन सी ऐसी सिंगर है जिनके साथ सुहेल डुएट करना चाहेंगे, उनकी सिंगिंग को मद्देनजर रखते हुए? ये जवाब आपकी नजर है, वो आप फीमेल सिंगर से पूछिए। नहीं, हम उनसे भी पूछ लेंगे, लेकिन मैं आपसे अच्छा, इसमें दो चॉइसेस की जरूरत होती है ना। अब बंदे डिपेंड करता है गाती अच्छा है या दिखती अच्छा है, ये भी देखना पड़ता है। दोनों चल जाएंगे सर, दोनों चल जाएंगे, दोनों अगर खूबसूरत होगी तो गायकी स्पोर्ट हो जाएगी, बिल्कुल। अगर खूबसूरत नहीं होगी तो आवाज अच्छी होगी, आवाज अच्छी तो फिर भी चलेगा। ये है कि आसानी कर दी है सर ने जवाब देने में। अकॉर्डिंग टू द टाइम कहीं मैं फंसा हुआ हूँ तो कौन सी सिंगर उस टाइम अवेलेबल है, दैट्स इट। क्योंकि मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी अच्छी सिंगर्स हैं मेरे साथ जो मतलब काम कर रही हैं और काम करना चाह रही हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर काम करेंगी, तो सारी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और बहुत अच्छा गाती हैं। बस ये है कि मेरे मतलब सुहेल ने पूरी कोशिश की है गोलमोल करके जवाब देने की, लेकिन फिर भी जवाब उतना मजे का नहीं आ सका, तो और मैं सुहेल आपको नाम बताना पड़ेगा। आप बहुत अच्छी होस्ट हैं। ये भी नहीं चलेगा सर, जवाब देना पड़ेगा। आपने बहुत जबरदस्त सर ने ऑप्शन दे दिया है, अब आसानी हो गई ना, इसमें से आपने सिर्फ एक सिलेक्ट करनी है। अच्छा, अगर तो मुझे किसी के साथ गाने का मौका मिले तो मैं उसको सिखा भी लूंगा। कोहिनूर टीवी पे एक एंकर होती हैं मिस इरम। अच्छा सर, इरम तो होस्ट करती है ना, मैं गा नहीं सकती, सिंगर की बात। एनी बहुत अच्छा गाती हैं, एनी बहुत अच्छा गाती है, एनी बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, अब सर ये हमें सिलेक्ट करना है कि इन्होंने किस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें कोशिश करनी है वो मान जाए, वो भी मान जाए और हमें भी पता चल जाए। उसका मेरा साथ देना है सर। और हमने ये भी और करना है कि इन्होंने किस चीज को मद्देनजर रखा है, उनके अपीयरेंस को। अच्छा, एक और चीज, दुबई में एक हमारा कॉन्सर्ट था जी, तो वहाँ पे मेरी एक फैन थी, उनका नाम था रिंकी उनका नाम था। रिंकी आई हैं हमारे पास, कहती जी मैंने आपको फेसबुक पे सुना है, मैंने आपको जो है वो इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, फलां उन्होंने बताया। मैंने कहा जी थैंक यू सो मच। कहते आप गाते हो, आप सबको अप्रिशिएट करते हो, आप सबकी बात करते हो, तारीफ़ करते हो, तो वो लिटरली आप यकीन करें वो बंदी रोने लगी। वो कहती है आप मेरे लिए, आपने आज कुछ कह के जाना है, आपने कुछ गाना है। क्या बात है, आपने आज कुछ गाने। उसके लिए हम शो से वापस आए हैं, क्योंकि गाना जो होता है वो आमद का काम होता है कि जब आपको आमद आई है तो आपने वही लिखना है, वही गाने। हम लोग कॉन्सर्ट से फ्री हुए हैं तो हम लोग सोने लगे थे जी। अब सारे मेरे बैंड वाले म्यूजिशियंस भी लेट गए हैं, मैं भी लेटा हूँ, ऑलमोस्ट सोने की तैयारी है। तो एकदम से मेरी आंख खुली है तो मैंने सबको उठा दिया। मैंने कहा उठो यार उठो। कहते क्या हुआ है? मैंने कहा यार एक सॉन्ग है वो करना है।
कहते सुहेल भाई ये टाइम है कोई सॉन्ग करने का। मैंने कहा नहीं उठ जाओ, बस ये लाइन मुझे याद आई है, इसको हमने सीधा करना है। वो जनाब हमने रिंकी के प्रॉपर गाना बनाया, उसको हमने रिकॉर्ड करवाया और आज आपकी शो में वो भी पेश किया जाएगा। उसका ये है रिंकी ने पार्टी रखी है, क्योंकि उसने हमें घर पे बुलाया था, तो फिर हमने उसके लिए बनाया था कि रिंकी ने पार्टी रखी। तो सुहेल बड़ा मुश्किल होने वाला, अगर हर फैन आपको अगर यही कहना शुरू कर दे कि हमारे लिए कुछ गाएं तो बहुत ज्यादा गाने हो जाने आपकी। नहीं, मैं बस सारे बहुत अच्छे हैं आप भी बहुत अच्छी हैं। देखें ये इस बात की असल में ये दलील इस बात की है ना कि ये इनके लिए ये इस बात की नबीद है कि इनको सुना जा रहा है, और किसी भी आर्टिस्ट के लिए अगर उसको जो है अच्छे सामाइन मैसर आ जाते हैं तो उसके लिए किसी अच्छा अहमद, मजे की बात है, सुना भी जा रहा है और अप्रिशिएट, क्योंकि आज के वक्त में किसी को अप्रिशिएट करना जितना मुश्किल काम है ना, इससे बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके अच्छे काम को लोग इग्नोर कर देते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज को पकड़ के आपको सोशल मीडिया क्या, आपके इंस्टाग्राम क्या, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है कि आप डिप्रेस हो जाते हैं। और सर ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें आर्टिस्ट को कितना फेस करना पड़ता है इन चीजों को लेकर। जब से ये सोशल मीडिया आया ना, हाँ जी, आपको इतना ज्यादा मोहतात रहना पड़ता है कि आप समझे कि आपका गिरेबान पूरी दुनिया के हाथ में है। क्या बात, तो वो आपके साथ क्या सलूक करते हैं, क्या इतना मोहतात आपको रहना है। बिल्कुल सही बात, हर वक्त हर काम में, हाँ वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल है, दोनों में बी केयरफुल, वरना एक लम्हे में वो तरदीद को ही नहीं पड़ता, न्यूज ही पड़ी जाती है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या बात, तो वो न्यूज ठीक है या फेक है वो ही पड़ी जाएगी, तरदीद उसकी कोई नहीं पड़ी जाएगी। तो आपको खुद से ही सारे सेफ्टी मेजर्स खुद से करने हैं और आपको बच के रहना है, ईवल रहना पड़ेगा, ईवल से बच के रहना। यहाँ पे मैं एक और करेक्शन करना चाहता हूँ कि जब इंसान की नीयत अच्छी होती है ना, आपकी नीयत अच्छी है, आपके काम में सफाई है, पुख्तगी है और खालिसतन आपका काम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह पाक आपको आगे से रास्ते खोलते जाते हैं आपको आगे से। और वो किन शक्लों में, रब की ज़ात खुद नीचे नहीं आती जी, वो किन शक्लों में, वो इन शक्लों में हो सकते हैं एज ए इवेंट ऑर्गेनाइज़र, वो इन शक्लों में हो सकता है, जो हैं गज़ल लिखते हैं, जो शायर हैं, इन शक्लों में जब आप किसी के साथ सिंसियर और साफ दिल से चलते हो ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह पाक आपकी राह में कोई रुकावट डालते हैं, बल्कि मजीद आपके जो रास्ते हैं वो खुलते जाते हैं। थोड़े वक्त के लिए अगर मुश्किल आती भी है तो उसके बाद इतनी आसानी हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आती। ये मतलब ऐसे ही है, ये फलसफा ऐसे ही है, जैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने प्रेजेंटेशन की, बात की, पूरी सी वजाहत की। ये ऐसे ही है कि जब आपकी इंटेंशन अच्छी है, आपके मोटिव्स ठीक है, जो काम करते, फिर आप काम करते नहीं, काम होते हैं। वाह क्या बात है। जब आपके नेगेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं और इंटेंशन भी ठीक नहीं है, तो फिर वो आपने लड़ाई अकेले ही लड़नी है, और अगेंस्ट द नेचर लड़ाई आप कभी जीत नहीं सकते। दिस इज द बेसिक चीज, बेसिक चीज यही। ठीक हो गया सर। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव रहना चाहिए, आपकी नीयत को साफ रखिए सर, वहाँ पे इंडस्ट्री को लेकर, चाहे वो फिल्म हो, ड्रामा हो या आपकी सिंगिंग हो, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म को बहुत ज्यादा कहा जाता है कि जो टैलेंट आगे नहीं आ पाता, वो कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया पे भी सुनने पे आता है कि जी फलां का फलां रिश्तेदार था या फलां ने फलां को फेवर दे दी। तो सर आप किस नजर से देखते हैं इस नेपोटिज्म को, इस फेवरेटिज्म को, कि है या नहीं है? देखिए, ये तो जो फेवरेटिज्म है ना, ये तो सरासर बेईमानी है, जाती है। अगर आप उसको फेवरेटिज्म में किसी आर्ट को ले आए जी, मेरिट से हट गए ना आप, तो मेरिट से हट गए तो बेईमानी होगी, खयानत वाली। अब बेईमानी क्या होगी कि किसी का हक तलफी होगी। अब किसी का हक छीनने का रब ने तो आपको कहा नहीं, बहुत रब नाराज होता है। तो इसलिए आपको चीजों को, अब किसी को, मैं तो सच्ची बात है भाई, प्रोग्राम लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, इवेंट हो, मुझसे कोई पूछे ना कि मैंने क्या किया, तो मैं तो सच्ची बोलता हूँ जी, भाई नहीं तूने ठीक नहीं गाया, ठीक है इसको ठीक कर मजीद। ये लोग बहुत बड़ी नेमत है। और मैं कभी बिला वजह किसी तरह सोशल मीडिया पे मैं जो चीज अच्छी लगती है उसी के नीचे मैं कमेंट्स करता हूँ, जो अच्छी नहीं लगती। एक आर्टिस्ट ने ना वो स्मोकिंग स्टाइल में तस्वीर लगाई और मैंने इतना बड़ा मैसेज लिखा, मैंने कहा आर्टिस्ट को ये जेब नहीं देता। क्या बात, आप सिगरेट पीते हो तो छुप के पियो, मैं भी तो पीता हूँ, लेकिन मैंने कभी सिगरेट पीने वाली तस्वीर नहीं अपनी लगने दी, ना मैंने कभी किसी प्रोग्राम में नजर आया सिगरेट पीते। क्यों? लोग आपको फॉलो कर रहे हैं ना। जब आप लोग आपको फॉलो करते हैं तो आप अच्छे नजर आए ना, अच्छे नजर तो आए, अच्छे काम नहीं कर रहे ना, अच्छे नजर तो आए, काम आइडियल फॉर देम। और सच्ची बात है सर, बात यह है कि हम 100% अच्छे नहीं होते,
हम भी नहीं होता। 100% अच्छी बातें करते हैं और 20% तो अच्छाइयाँ होती है हमारे में। अच्छा, और ये भी बड़ी चीज़ है कि अगर आप 80% हम प्रेजेंट कर रहे हो तो मैं बहुत अच्छा हूँ, वो इकबाल की बात आ गई ना सर, के इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गिरफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बना। मतलब हम बातें बहुत बड़ी करते हैं लेकिन करते बहुत कम है। जैसे वो मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। मतलब हम रातों रात, हम ऐसे लोग हैं कि हम रातों रात मस्जिद बना सकते हैं लेकिन बरसों में हम नमाजी नहीं बन सकते। हम ये ऐसी कौम है कि हम लोग जो है मजहब के नाम पे जी तो नहीं सकते, मर जरूर सकते हैं। तो ये ऐसा ट्रेंड चल चुका है। आप यकीन करें कि आजकल के दौर में, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है सर ने, आजकल के दौर में ये है कि अगर आप किसी को बताते हो ना कि यार ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लो, तो वो कहता है यार तुम्हें ज्यादा पता है, या हम सुनना नहीं चाहते, या हम सीखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं हर कोई तारीफ सीखना नहीं करे। हम चाहते, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हैं। हमें अच्छा लगता है कि कोई हमें कहे कि यू आर द बेस्ट, आप बड़ा अच्छा बोल रही हैं, ये गा रही हैं। प्रोफेशनल सिंगर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। आप वाली प्रॉब्लम मुझे भी है, मैं नाम नहीं मेंशन कर सकता। कई मेरे दोस्त सिंगर है, बेशुमार। नबील शौकत वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी क्योंकि मुझे उसका जो कोच था ना उस कॉन्टेस्ट में जो जिसने जीता, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या उसका कोच, ठीक है, रुस्तम फतेह अली खान, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो मैं, कई मेरे दोस्त सिंगर हैं जो जब वो कोई नया गाना लिखते हैं, कई दोस्त खुद लिखते हैं या कई लिखवाते हैं, कंपोजिशन करते हैं उसकी, तो फिर वो ना मुझसे डिस्कस करते हैं यार यही कंपोजिशन है, यही शायरी है, तो क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे। अब मैं ना सिंगर हूँ ना मैं उस्ताद हूँ, क्या बात है। अब मैं उनसे पूछता हूँ ये मुझसे सवाल क्यों किया गया, कहते हैं आप एक अच्छे सुनने वाले हो। हाँ जी, इतनी सी तो ये अच्छा सुनने वाला ही बता सकता है कि सिंगर ने कैसा गाया। अच्छा अच्छे सुनने वाले, एक सवाल। जी जी अहमद। अच्छा सुनने वाले से मुझे बात बड़ी खूबसूरत याद आई। एक दफ़ा मैं एक इवेंट में मौजूद था और वहाँ पे जो है बड़ी खूबसूरत बात की हमारे जो मेरे बड़े भाई और शायर अली ज़रियून भाई, उन्होंने कहा कि मतलब वहाँ पे जो है बहुत अच्छे सामीन थे और उन्होंने बताया कि एक आर्ट को अप्रिशिएट करना किसी रोबोट का काम नहीं है। तो आप अपनी ह्यूमैनिटी को शो करें, अपनी जिंदा दिली को शो करें। अगर आप जिंदा दिल मतलब अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, कुछ सुन नहीं रहे, तो एक रोबोट जो है ना, रोबोट वो कभी भी शायरी, कभी भी मौसीकी से लुत्फ अंदोज होके आर्टिस्ट की पजीराई नहीं करेगा। ये इंसानों का काम है, ये जिंदा दिलों का काम है। क्या बात है, जिंदा फीलिंग्स तो जिंदा इंसानों में होती है। क्या बात है। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह लॉ फर्म है, बहुत से वकील आपके शिगिर्द हैं, जूनियर हैं, प्रोफेशन आपका ये है, उसके साथ साथ पिफा के चेयरमैन है, तो बचपन में कोई एक्टर बनना था आपको, सिंगर बनना था, मतलब कोई ऐसा दिल में ख्वाहिश थी जो अब आके पूरी हो रही है कि बन नहीं सके तो चले इन लोगों के साथ मिलके या इनके लिए कुछ अच्छा काम किया जाए? अब मैं शुरू में तो मैंने मैनी टाइम अटेम्प्ट की कि मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है, लेकिन सरकार ने मुझे लेने से इनकार कर दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो। मतलब 2-3 डिपार्टमेंट में मैंने अटेम्प्ट, लेकिन वो उन्होंने मुझे बर्दाश्त नहीं किया कि महंगा ही पेगा, मुबारक मुझे नौकरी नहीं मिली। देन फिर मैं आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, काफ़ी सारे बिजनेस मैंने एक्सपीरियंस किए। फिर मैं लाहौर आया, बिलोंग्स टू मंडी बहाउद्दीन, दही इलाके से बिलोंग करता हूँ। और मैं शहर लाहौर में आके फिर मैंने वकालत ज्वाइन की, कुछ पॉलिटिक्स की। बॉस मेरे चौधरी एतजाज एहसन साहब हैं, उनके साथ मैं पॉलिटिक्स भी मैंने की हुई है और एज ए उनका कोऑर्डिनेटर। आती तो नहीं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन उनसे बहुत कुछ पॉलिटिक्स मैंने सीखी भी और कुछ इखलाकी कदरें भी मैंने उनसे सीखी। एक मुआशरे में एक अच्छा इंसान कैसे होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, मैंने चौधरी एतजाज एहसन साहब से सीखा जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फख्र है और एजाज़ भी है। ढेर सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता था मुझ में थी, तो उन्होंने मुझे नोट कराई कि अपने अंदर उन्होंने मुझे एक सबक दिया था, मेरे कांधे पे हाथ रख के, कि लोगों को ताक जांग छोड़ दो, अपने गिरबान में देखो तुम में कितनी खूबियां हैं। अगर उनको पुट करना शुरू कर दो ना, तो तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मौका ही नहीं मिलेगा औरों के गिरबान में झांकने का। हमें दाएं बाएं देखने का पता ही नहीं चलेगा, लोगों की खराबियां आप नोट करते रहो, बातें करो, अपनी एबिलिटीज तलाश करते जाओ, पुट करते जाओ। ये इस आइडिया पे मैंने अपनी लाइफ का अगला जो है ना पूरा प्लान बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो बहुत बेहतर लगा। अब कहाँ तक मैंने, देखिए मैं तो कहूँगा मैंने बहुत अच्छे ही काम किए, मैं तो बुरा काम करते ही को नहीं। ये जो मेरे कनेक्टेड मेरी फील्ड है ना जी, लॉ के या मेरे इवेंट ऑर्गेनाइजर या सिंगर या फैशन के, ये सारे लोग वही बता सकते हैं कि मैं बाई प्रोफेशन या बाई कैरेक्टर मैं कैसा हूँ। ये वही बता, इस सवाल का जवाब मैं तो दे नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह लें कि इंटेंशनली ये काम मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक है,
कोई मुझे बचपन में मुझे भी कोई समझ नहीं आई कि मैं क्या बनना चाहता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे ज्यादातर हमारे अच्छा। पाकिस्तानी बच्चों को नहीं आती। अंदर मेरे वो मुझे कभी अब आगे ख्याल होता है शायद मुझे उस्ताद होना चाहिए था। ठीक है, मतलब उस्ताद वो टिपिकल आज वाला नहीं, पहले वाला। मास्टर आजकल जो प्राइवेट मास्टर जी वाला। मास्टर जिसका अदब वालदैन जैसा था। क्या बात। अब हमारे कमर्शियलिज्म में वालदैन वाला टीचर का अदब नहीं है। और मैं बड़ी माजरत से कहना चाहूंगा, आजकल टीचर को एम्प्लॉय समझा जाता है। ये मतलब वी आर पेइंग यू। देखिए ये अहमद, मैं कहूंगी सर, लेकिन माजरत के साथ अगर टीचर को वो वाला अदब नहीं मिल रहा जिनका जिक्र आप करें जो आपके टीचर थे, तो कहीं ना कहीं हमारे टीचर भी अब वो वाले टीचर नहीं रहे जिनसे हमने सीखा, या जो माँ बाप जाके बच्चों को दे देते थे कि ये आपका बच्चा है और वो जी हड्डियां हमारी, और वो वाला एक जो कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारे टीचर ने भी अब फोकस अब पैसे पे कर लिया और तनख्वाह पे कर लिया, तो वो टीचर ना रहे तो वो स्टूडेंट भी ना रहे। दो जो बंदे हैं ना हमारे मुआशरे में, दो हमें सिखाने वाले, एक मुआशरती तालीम और एक दीनी तालीम। हाँ जी। हमने दोनों को पेरोल पे रखा हुआ। ये अनफॉर्चुनेट, दिस इज द अनफॉर्चुनेट। तो फिर आप कहते हैं ये कौम नहीं बनती, ये लोग ठीक नहीं होते, मुआशरा ठीक नहीं होता। कैसे? आपने रखे हुए हैं पेरोल पे, और वो पेरोल वाले जो आपकी ख्वाहिश होगी वही आपको पढ़ाएंगे। अभी मेरा मूड नहीं है सर, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, घंटे बाद पढ़ूंगा। ठीक हो गया। अहमद से कुछ सुन लेते हैं, कोई नज़म जरूर अहमद आप या पहले भी बहुत अच्छी नज़म सुनाई, आप फिर सुनाएंगे। हम मूड चेंज कर देते हैं, शायरी की तरफ आते हम हैं। शिफ्ट करते मैं हैं। एक आपको गजल सुनाता हूँ, थोड़ी रोमांटिक है। जरूर, क्या बात है। बिस्मिल्लाह आपने बड़ा माहौल जरा थोड़ा सा रंगीन होना चाहिए। चेंज इस कर दिया गजल को हमने। जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पजीराई दी लोगों ने, और सोशल मीडिया पे भी जो है इसके लाखों में व्यूज हैं, ना सिर्फ क्या बात है। पाकिस्तान में बल्कि बियॉन्ड बॉर्डर्स इंडिया में स्पेशली मुझे बहुत से दोस्त मैसेजेस करके बताते हैं और बड़ी क्या पजीराई बात है, करते हैं। माशाल्लाह। तो ये मेरे लिए एक बड़े एजाज की बात है। माशाल्लाह, तो मैं माशाल्लाह। आपके सर गोशगुजार करना चाहूंगा और नाज़रीन के भी। बहुत बहुत शुक्रिया। गजल है कि वहशत है, इज़्तिराब है, राहत तो है नहीं। क्या बात। वहशत है, इज़्तिराब है, राहत तो है नहीं, इस आशिकी में कोई सहूलत तो है नहीं। वाह वाह। क्या बात। देता उसे मैं उसकी मोहब्बत का वास्ता, देता उसे मैं उसकी मोहब्बत का वास्ता, लेकिन उसे किसी से मोहब्बत तो है नहीं। करते रहो परस्तिशे महबूब उम्र भर, करते रहो परस्तिशे महबूब उम्र भर, आशिक की कोई और इबादत तो है नहीं। और इसका मक्ता देखिएगा कि आना हुआ तो लौट के आ जाना खुद ही तुम, आना हुआ तो लौट के आ जाना खुद ही तुम, अहमद को इंतजार की आदत तो है नहीं। क्या बात क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। क्या नाला शायर है भाई, नाला आशिक है, बल्कि आशिक है। शायर तो शायर है ना, आशिक। क्या बात, आप ही आ जबरदस्त। जाना अहमद, भाई। ये आपने कब लिखी? ये गजल जो है मैंने 2018 में लिखी थी, जब दिल टूटा था। अच्छा ये एक बड़ी खूबसूरत बात कर दी और बड़ी लोग कहते हैं कि ये बड़ी कहते हैं लोग ब्रेकअप पे ये इस तरह की फीलिंग आती है। तबसरा करने चाहिए शायर की पेंसिल में और सिंगर के गले में। तभी आता है जब अच्छा breakup होता है। मैं जब भी किसी इंटरव्यू में जाता हूँ या लोग मुझसे मिलते हैं, मेरे फैंस या कोई भी प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग जिन्होंने मेरी शायरी पढ़ी या सुनी है, वो पहला सवाल ये करते हैं कि अहमद आप मतलब इस तरफ कैसे आए, आपका कोई दिल टूटा है या मतलब कोई आपको इस तरफ से नाकामी हुई है, कोई नाकाम आशिकी में नाकामी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी खाम ख्याली है। आप मेरी बात हमेशा याद रखिए कि जो भी नाकाम आशिक है ना, या जो भी इस सिलसिले में जिसको नाकामी हुई है, वो शायरी पढ़ने की तरफ आएगा मगर वो शायरी लिख नहीं सकेगा, क्योंकि पहले वो पढ़ेगा। देखें एक शायरी जो है ना, शेर वो दो मिसरों के मिलाप से बनता है, दो जुमलों के मिलाप को शेर नहीं कहते हैं जी। तो वो जो शख्स जो है जिसका दिल टूटा है नया नया और जनाब खालिस उसका ब्रेकअप हुआ है, तो वो शायरी पढ़ेगा और वो दो जुमले तो कह सकेगा मगर वो शायरी नहीं होगी। और इसके लिए जो है आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और ये खुदा की अता भी होती है। और ये जो सारा सिलसिला है ये बिल्कुल एक खाम ख्याली है कि सिर्फ इस बिना पे जो है शायर आगे आता है और सारा जो है। अच्छा ठीक हो गया अहमद, लेकिन आपने जिक्र किया था कि जब शायर लिखता है तो अपने इन्वायरमेंट से लिखता है या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखता है, तो आपने अपने इन्वायरमेंट से लिखी ये नज़म? क्योंकि आपने कहा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं, ऐसा ये गजल कुछ बिल्कुल हुआ? ऐसा ही है। मेरे ख्याल में ये दिल टूटना, मतलब शायरी के लिए दिल का टूटना जरूरी नहीं है। गिलास भी टूट जाए तो बना शायरी कर सकता है। कर सकते तो हैं। ये इसलिए इनका वो एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इन्होंने
उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की, ऑब्जर्व करके इन्होंने उसको अच्छा प्रेजेंट, अच्छा, चले यार, अल्लाह करे आपका ब्रेकअप ना हो। अल्लाह करे। अच्छा जी, सुहेल से भी पूछेंगे। सुहेल, शायरी की अगर बात हो रही है तो आजकल की जो गाने में जो लिरिक्स होते हैं, जो शायरी होती है, वो बड़ी मुख्तलिफ सी होती है, कोई समझ नहीं आती कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप अपने गाने खुद लिखते हैं या किसी शायर से लिखवाते हैं? शायर हैं, बिल्कुल शायर से भी लिखवाते हैं। मोस्टली मैं लिखे हुए गाने गाता हूँ, मतलब शायर हैं हमारे जी, उनसे मैं लिखवाता हूँ और उनके जो है वो मैं सॉन्ग्स जो है वो गाता हूँ। और म्यूज़िक ये होता है कि म्यूज़िक कभी कभार हमारा अपना होता है, म्यूज़िक हम लोग खुद अपना अरेंज करते हैं, हाँ अरेंज करते हैं। लेकिन शायरी एक बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अब एक बंदा कहे कि मैं हर काम कर सकता हूँ तो वो गलत होता है। शायरी करेगा। अब शायर हो और बॉक्सर हो, जो ये नहीं हो सकता, सिंगर हो और वो कुछ हो सकता है। अगर वकील जो है वो ये काम सारा कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अरे क्या बात है, वो देखें, वो हमारे, इसलिए वो हमारे सीनियर्स में आ रहे हैं, ये देखिए आज की जनरेशन नहीं कर सकती ना। बिल्कुल सर, पीफा के बारे में बात करेंगे कि ये जब एसोसिएशन आप लोगों ने बनाई, आपके कुछ करीबी लोगों ने, सर मकसद क्या था? क्योंकि कुछ भी आप एसोसिएशन या कोई भी काम करते हैं ना, तो कोई आपकी सोच होती है कि इसका करने का मकसद क्या है। तो मैं चाहूंगी पीफा के बारे में आप बात कीजिए। पाकिस्तान इवेंट एंड फैशन एसोसिएशन जो है, ये बेसिकली है क्या? रोजगार कैसे दूसरों को दे रही है, किस तरह से दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा कर रही है? पाकिस्तान इवेंट्स एंड फैशन एसोसिएशन में मुझे मैं इस काबिल नहीं, और मैंने दोस्तों से रिक्वेस्ट भी की कि मैं जितने भी हमारे मेंबर हैं उन सब से मैं कम एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ और डायरेक्ट इस फील्ड का बंदा भी नहीं हूँ। तो इवन देन भी उन्होंने मुझे फोर्सली इलेक्ट किया, इलेक्शन सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड, इलेक्ट हुआ, वोटिंग हुई। तो उन्होंने मुझे पहले ही, मैंने सजेशन दी और चेयरमैन मुझे उन्होंने बना दिया। जबरदस्त। कितने मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट? काफी सारी माशाल्लाह, लेकिन उनके इवेंट ऑर्गेनाइजर आपको पता है वो हंड्रेड्स होते नहीं, थोड़े होते ना, इसलिए तो फिर लोगों के पास मल्टीपल चॉइसेस, आपको ज्वाइन करें ना करें, तो आप किसी को फोर्स भी नहीं कर दे, कई ज्वाइनिंग के बगैर भी हमारे साथ काम कर रहे हैं दोस्त भी। तो मकसद सिर्फ सहूलतकारी है। हाँ जी, सहूलतकारी, कि आप उसमें दूसरों के लिए कितनी सहूलत पैदा कर सकते हैं, आपस में बिजनेस शेयरिंग कितनी कर सकते हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट कितना कर सकते हैं। मुझे कोई आर्टिस्ट चाहिए और मुझसे ज़्यादा पैसे मांग रहा है, तो आपने मैं किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर से, यार तेरी ज़्यादा उसके साथ है, ज़रा मतलब एक दूसरे को सहूलत देना। और जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को एनओसी का मसला है, किसी को टैक्सेशन का मसला है, या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हम एक दूसरे को सहूलत देते हैं, काम अपना अपना करते हैं। आल दो कि हम कंपटीटर भी हैं, बिल्कुल, लेकिन हम फिर भी एक दूसरे को सहूलत देते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने आर्टिस्टों को रोजगार वाली बात, रोजगार अल्लाह राज़िक अल्लाह ताला है, लेकिन हम एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म, वसीला बन जाते हैं, सजाते हैं, हम उसको एडवर्टीज करते हैं। बेशुमार हमारे जो दोस्त हैं वो कहते हैं जी मुझे सिंगर बनना है, मुझे मॉडल बनना है, तो अब हम मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, मौका दें। तो हम फिर डायरेक्टली उसको, हमने इन चीज़ों को, ट्रेंड को हमने चेंज किया। जो पहले थे कि लोगों को सहूलत दी है बगैर पैसे लिए किसी को, या बगैर कोई फटीक डाले, भाई सवेरे आज ही मॉडलिंग कर ली या गाना गा ली, ठीक है ना। आल दो कि आप 2-3 घंटे का जो आपका वो इवेंट आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की हुई, उसका किराया भी देना, तो उसमें से अगर 2, 3, 4, 5 मिनट आप किसी को देते हैं, तो वो आगे फिर उसकी अपनी पब्लिसिटी होती है, जो कुछ भी वो अब उसकी अपनी किस्मत है, उसकी प्रेजेंटेशन पे। तो लेकिन आजकल जो हालात हैं वो शुरू में हमारी बात हो रही थी कि इवेंट बैन, थिएटर बंद, बिल्कुल, सिनेमा बंद जी। अब आप सिर्फ एक बात पे गौर करें, सोशल डिस्टेंसिंग, इस पे अगर हमने जो बैरियर लगाए हुए हैं, हाँ जी, ये जो हमने जिनको खोला हुआ है वहां पॉसिबल ही नहीं है सोशल डिस्टेंस। एक दुकानदार कैसे लोगों को दुकान के अंदर आने से रोकेगा, भाई पीछे हो जा, वो नहीं रोका, पॉसिबल नहीं है। एक तो वो अगली दुकान पे चले जाएंगे उसकी गाड़ी। लेकिन इवेंट होता है तो सीटेड होता है जी, आप फासले से बिठा सकते, जैसे हम बैठे हुए हैं ऐसे ही है ना, फॉर्मल गैदरिंग। अगर आप स्टेज को ओपन करते हैं, स्टेज वालों ने बड़ा एहतजाज किया और उन्होंने उनको पूरे SOPs बना के दिए कि हम एक सीट छोड़ के बिठा लेंगे, चेक रखेंगे। थोड़े से लोग होते हैं, वहाँ चेक भी हो सकता है, इवेंट चेक हो सकता है, सिनेमा चेक हो सकता है। अब आर्टिस्ट तो शायद सर्वाइव कर रहे हों, सैकड़ों लोग हैं जिनके दिहाड़ीदार बेचारे, जिनका रिज़्क ही वहां से चलता है, सैकड़ों खानदान है। और मुझे इतना दुख हो रहा है कि एक आर्टिस्ट को मैंने प्ले कार्ड लिखे हुए मांगते हुए कल उसकी वीडियो देखी है। बड़ा मशहूर आर्टिस्ट है स्टेज का, लाहौर के बाजारों में प्ले कार्ड उठा के मांग रहा है। तो क्या करे बच्चों, खुदकशी करे। शायद उसने सोचा कि खुदकशी करूं तो ये तो हराम है इस्लाम में,
तो इससे बेहतर है मांग लूं। अब मुझे शर्म आई बड़ी देख के, कल की बात बता रहा हूं। तो ये हालात हुए हैं जहां पे SOPs को फॉलो करना 100% मुमकिन है, वहां पे हमने बैन लगाया हुआ है। हमने होटल बंद किए हुए हैं, लाखों लोगों का रोजगार है। होटल में लोग जाते हैं तो बैठ के खाना खाते हैं ना, तो वहां पे भी आपने पाबंदी लगाई हुई है। जहां पे मुमकिन SOPs को 100% फॉलो किया जा सकता है, वहां आपने बैन लगाया हुआ है। जहां वो बहुत ज्यादा ओवर गैदर्ड है, वहां पे आपने खोला। मतलब अजीब सी ये इनका तरीकाकार कुछ बेहतर नहीं है। और हमारी इंडस्ट्री को तो टोटली इन्होंने बैन किया हुआ है कि ये जितने ये जो है ना आर्ट वाले बंदे, ये जितने काम हुए उतना ही पता नहीं ये ज्यादा बोझ है मुल्क में, धरती पे भूखे मर जाए। ऑर्गेनाइजर जो है वो किन मुश्किलात में, इस बारे में भी बात करेंगे। मेरे ख्याल है सुहेल से एक गाना सुन लें, फिर इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा माहौल गर्म होने लगता है तो हम चाहते हैं साथ वो जो इनकी वो जो क्या कहते हैं तस्वुराती जो है ना वो फैन फैन ही कहना चाहिए, उनके लिए जो लिखा है वो गाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जी मैं वो भी सुनाएं। खुल्लम खुल्ला आज सारे छोड़ काम काज, पी के कर लो सारे राज, क्योंकि मेरी रिंकी ने पार्टी रखी है, रिंकी ने पार्टी रखी है, रिंकी ने पार्टी रखी है। आ जाओ मेरे यार पैग पीने हैं दो चार, यहाँ बचियां बेकरार, क्योंकि मेरी रिंकी ने पार्टी रखी है। रिंकी मेरी दोस्त है, पार्टी की वो होस्ट है, रिंकी के डैडी की बाबा बहुत बड़ी पोस्ट है। जो भी इस पार्टी में मजा लेने आएगा वही तो रिंकी के साथ नाचेगा गाएगा। पीने में है वोडका, पार्टी फुल्ली हॉट है, रिंकी का डांस मेरा फेवरेट होस्ट है। रिंकी ने पार्टी रखी है, आजा बैठ मेरी गाड़ी, शहर घुमाऊं तुझे मैं सारा, बैक सीट विल बी डॉरी, पार्टी हॉल में सब कुछ होगा, खाना पीना खुला होगा। रिंकी ने किया इनवाइट हमें, हल्ला गुल्ला होगा, तो आगे हम पार्टी हॉल आ जाओ सारे डांस फ्लोर, इमरान एंड यासीन ऑन द फ्लोर, दुनिया देखे करती है शो, लो आजो कर लो मौज मस्ती, कल का क्या रहे ना हस्ती। रिंकी ने दो पैग लगाए, देखो डांस को कैसे करती, जरा भी करती शायना, करती है ना, सारे लड़के रिंकी के पीछे पर रिंकी हाथ आए ना, क्योंकि रिंकी ने पार्टी रखी है, रिंकी ने पार्टी रखी है, रिंकी ने पार्टी रखी है। नाच गुल्लम खुल्ला आज सारे छोड़ काम काज, पी के कर लो सारे राज, क्योंकि मेरी रिंकी ने पार्टी रखी है, रिंकी ने पार्टी रखी है। वेरी नाइस, वेरी एनर्जेटिक। और सुहेल फिर रिंकी खुश है ये गाना सुनने के बाद? बिल्कुल खुश हैं, और इस गाने का जो सारा क्रेडिट जाता है वो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरी इंस्पिरेशन भी हैं, इमरान भाई, इमरान हाशमी। बिल्कुल उनको ये क्रेडिट जाता है। पहली दफा मैंने उनसे सुना था। जी बिल्कुल, उनको ये पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि मैं पहले भी मैंने बात की थी कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत अच्छा, किसी से बात कर रहा हूँ तो ये मेरे उस्तादों की दुआओं की वजह से है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। सुहेल क्योंकि आप टीचर भी हैं और सिंगिंग की क्लासेस भी दे रहे हैं, चूंकि स्कूल्स बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है, तो ऑनलाइन जो क्लास सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया है, तो इसमें आप सिंगिंग भी सिखा रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या नहीं हो रही? इसमें क्लासेस हो रही हैं, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। इसके अलावा मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं
वो हैं, उनके साथ मतलब कुछ चल रहा है, शुक्र अल्लाह पाक का। तो मेरी सबके लिए ये दुआ है कि अल्लाह पाक, देखें हम लोग हैं, हम लोग कॉन्सर्ट नहीं करें, हालांकि हम जॉब पर्सन्स हैं जी, ठीक है, हमारा गुजारा हो रहा है, लेकिन वो आर्टिस्ट जिनका दारोमदार सिर्फ स्टेज पे है, सिंगिंग पे है, कॉन्सर्ट्स पे है, मैं सोचता हूँ कि उनका अल्लाह पाक जो है वो वसीला कोई अच्छा बनाए और अच्छा कोई उनको जो है रोजगार दोबारा मिले। ठीक हो गया। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आप कोई इंस्ट्रूमेंट पे प्ले कर लेते हैं, हारमोनियम या कीबोर्ड प्ले करता हूँ, क्योंकि स्कूल्स में ज्यादातर कीबोर्ड पियानो चलता है जी। तो कीबोर्ड के साथ उनके जो है नेशनल सॉन्ग्स होते हैं, बकाया जो पाकिस्तानी जो सॉन्ग्स हैं वो मैं उनको करवाता हूँ। ज़बरदस्त। सर हम बात कर रहे थे पिफा की, उसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे होते हैं, तो उनकी क्या मुश्किलात है, क्योंकि आप डेली उनको फेस कर रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने में आ रही है, और आजकल जो सिचुएशन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है? देखिए, इवेंट ऑर्गेनाइजर से लेके आर्टिस्ट, वेंडर्स, इवेंट हॉल्स, कितने एक पूरी चेन है, तो वो कितने लाखों लोग इसमें हैं जो सफ़र कर रहे हैं पूरे मुल्क में, इसमें जिनका रोजगार ही मुंसलिक किसी के साथ था। अब उनके लिए हमारे वहाँ हम देखें, बैसियत मुसलमान कुछ ना कुछ जितना अपने तय हम कर सकते हैं वो तो हम कर ही रहे थे, अड़ोस पड़ोस या रिश्तेदारों में थोड़ी बहुत जितनी फैसिलिटेशन है, किसी ने मुझे कोई महीने का राशन ले दिया, मैंने किसी का बिल जमा करा दिया, या किसी को थोड़ा बहुत कुछ ऐसे मिलजुल गई हम ना एक फैमिली की तरह। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक बहुत मुश्किल है, कब तक कि हम खुदा न खास्ता पहले ही जो है ना एक इंटेंशन, हमारी इंटेंशन की वजह से ही सारे मामलात खराब है, खुद साख्ता जो हमने भूख पैदा की हुई है ना, इस भूख ने हमें जुराइम में धकेल दिया, हम मुजरिम बने हुए हैं। हम कोई अच्छी आल दो के लॉ अबाइडिंग अब मुआशरा है, सारे लोगों को पता है सारे, उसके बावजूद जुराइम करना हमारी एक मजबूरी बन गई हुई है। गलत काम करना, गलत तरीके से पैसे कमाना हमारी एक हॉबी है, झूठ बोलना, मुनाफकत करना। मैं वो मुझे बड़े डर लगता है, और मैं रोज़ाना अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी जो प्रेजेंटेशन है ना वो और है, और रियल में मैं कुछ और हूँ, और मैं माशरे को डिसीव कर रहा हूँ। या अल्लाह, अगर मैं मुनाफकत कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता। अगर मुझसे कोई सवाल करे कोई भी, मैं पूरी अपने जितने जानने वाले अजीज़ो कारब दोस्त अहबाब, वो कई मुझे हर बंदा अपने हिसाब से देखता है ना मुझे, तो मुझे कोई भी सवाल करे मैं चैलेंज करता हूँ, मैं सच बोलूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, आप अभी भी कर ले, कोई भी, मैं कभी झूठ नहीं बोला। मैं एक सादी सी मेरी ज़िंदगी है, मेहनत मजदूरी करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे रिज़्क़ हलाल खाएँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। और मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ अभी मेरा अकाउंट चेक किया जाए तो पता चल जाएगा कि मेरी कितनी वर्थ है। छोटा सा घर है, किराए का, एक छोटी गाड़ी है, और मैं अपनी लाइफ से इतना मुतमईन हूँ कि आप सिर्फ सोच सकती हैं कि कितना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 55 नियर टू 55 जनवरी में 55 साल उम्र हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावा करता हूँ कि मेरा दामन साफ है हर लिहाज से। एक उंगली भी मैंने अपनी लाइफ में, चैलेंज है मेरे मुंह पे पीछे तो बेशुमार लोग करते हैं, मेरे सामने को बात करे, धोखा दिया, पैसे खा गया, गाली दी, लड़ाई की, झगड़ा किया, गुस्से से देखा भी, इवन चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो शोबिज़ की फील्ड है ना, इसमें दामन बचा के आपको रहना इतना काम नहीं। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा था कि इस फील्ड में अगर काम करना है तो शुरू करने लगा है तो फिर आपका दिल और आंखें पत्थर की होनी चाहिए, वरना तू ठा बजेगा रात को किसी खंबे में बढ़ते कुड़ी बड़ी सोहनी है सी बढ़ते तो नंबर पता नहीं किमें लभना है, अगों तेन पता नहीं लगना या तो किसी ट्रक थले आएगा या खंबे में बज जाएगा, ठीक है ना। आपको इस तरह से चीज़ों से बचना होता है और अपने दामन को, अपने इमेज को अच्छा रखना ये ज़रूरी है। अदरवाइज तो फिर आप मेरा ख्याल में वो जिंदगी अच्छी नहीं है अगर आपका इमेज अच्छा नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं, आपकी रिप्यूट अच्छी नहीं, तो दूसरों की आप क्या तस्हीह करेंगे या आपको वो आपकी बातों का क्या असर लेंगे जब आप खुद अच्छे काम नहीं कर रहे। बिल्कुल,
ठीक हो गया। अहमद, आजकल हम देखते हैं कि हम सब कामयाब होना चाहते हैं, सब फेमस होना चाहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टिकटॉक हो या कोई भी हमारा सोशल मीडिया जो मीडियम हो। अहमद, शॉर्टकट हम चाहते हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी। हम बहुत से लोगों को आइडियलाइज करते हैं, चाहे वो शोबिस के लोग हो, सिंगर हो, लेकिन कभी हम लोग उनकी जो एक स्ट्रगल है, जो स्टोरी है, वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितने अर्न कर रहे हैं और कितने फेमस है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की और बड़ा खूबसूरत पहलू है ये, इस पे तबसरा होना चाहिए। और मैं इस पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर उससे रिलेट करके मैं आपको इसका जवाब दूंगा। मोहम्मद अली जो बहुत अजीम बॉक्सर, एक दफ़ा जो है वो एक तारीख साज मुकाबला लड़ रहे थे, रिंग में मौजूद थे। हाँ जी। और उनके जो बड़े जो मुखालिफ थे वो भी बहुत बड़े चैंपियन थे, तो उन दोनों का मुकाबला चल रहा था। और वो जो मुकाबला है वो इस फेज में था कि अगर कोई एक बॉक्सर दूसरे को एक पंच मारता है तो वो मुकाबला का फातेह करार पाएगा, यानी वो इस फेज में था। तो खुदा की करनी ऐसी हुई, बेशक बहुत टैलेंटेड बॉक्सर थे, उन्होंने जो है एक पंच लगाया मोहम्मद अली ने, और वो मुकाबला अपने नाम कर लिया। और वो बहुत बड़ा तारीख साज मुकाबला था, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो फिर जब वो सिलसिला हो गया और उन्होंने वो मुकाबला अपने नाम कर लिया, तो एक रिपोर्टर आई और उनसे कहने लगी कि सर माशाल्लाह आज आपने इतना बड़ा टाइटल अपने नाम किया है, और आपने जो है जनाब एक पंच लगाया है, और एक पंच लगाने के नतीजे में आपने इतना बड़ा टाइटल अपने नाम किया। हाँ जी। तो उनका जवाब सुनिए, मोहम्मद अली ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैडम आपने मेरा ये एक पंच देखा है, लेकिन इस पंच के पीछे जो मैंने रिहर्सल में लाखों पंच मारे हैं वो नहीं देखे। लोग पसे पर्दा मेहनत नहीं देखते, लोग जाहिर देखते हैं। हाँ जी। और हमेशा जाहिर की बुनियाद पे आपको जज करते हैं। तो ये सिलसिला होता है। तो इसका मतलब है कि पहले शॉर्टकट कोई नहीं होता, अगर होता है तो ज्यादा देर नहीं चल पाता। जो लोग आते हैं वो फिर उसी तरह से चले जाते हैं, नाम भी नहीं रह जाता। देयर इज नो शॉर्टकट। देखें आप, सिर्फ इसी की मिसाल ले लें कि एक पैसेंजर फ्लाइट है ना, पैसेंजर फ्लाइट पे जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उन सब ने अपनी मंजिल को पहुंचना है, उनकी हसरत है कि हम अपनी मंजिल को पहुंचे। और वो जो पैसेंजर फ्लाइट है आप उसको देखें तो वो पहले कुछ लम्हे जमीन पर चलती है और फिर उड़ान भरती है। बिल्कुल। तो आप क्यों चाहते हैं कि आप जंप लगा के अपनी मंजिल पे पहुंचे? आप कौन होते हैं? और देखें आपको जो है मंजिल पुकारती है और साथ में ये भी कहती है कि रास्ते में इतनी रुकावटें हैं, इतने कांटे हैं, आपको इनको अबूर करते हुए आना है, और आपको जो है कदम दर कदम चल के जाना होता है। अगर आप पहला कदम कामयाबी की तरफ नहीं उठाएंगे तो फिर आप कैसे पहुंच सकेंगे? ट्रू। तो शॉर्टकट कुछ नहीं है। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि ज्यादातर सिंगिंग हो या एक्टिंग हो आजकल हम देखते हैं, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म हमें सोशल मीडिया पे ऐसे मिल चुके हैं जिसके थ्रू हम बहुत जल्दी फेमस भी हो जाते हैं और बड़े ज्यादा फॉलोअर्स भी हो जाते हैं। दिन रात में आप देखते हैं कि इतने हमारे जो इतने स्टार्स हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की, सर्दी गर्मी में एक्टिंग की, सिंगिंग की, उनके इतने फॉलोअर्स नहीं होते, फैंस नहीं होते जितने आजकल हमारे जो नए लोग हैं उनके हैं। देखिए बस कोई जो हमारे यहाँ जरा इस खित्ते का एक अनफॉर्चुनेट है, मैं उसको खुशकिस्मती नहीं कहता, इस खित्ते का जी, यहाँ पे हम बहुत जल्दी चेंज चाहते हैं। हाँ जी। चेंज बहुत जल्दी, खा वो पॉलिटिक्स हो, खा वो कोई गाना हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी, हम चेंज हाँ जल्दी चेंज है चाहते हैं। उसमें हमें थोड़ा मसला है चेंज में, तो हम ना वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करते चीज़ों पे, जिसकी वजह से बैडली फेलियर होता है। अब मैं कहता हूँ कि आप जितने भी फेमिलियर हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया, जितने मशहूर लोग, कामयाब वो बंदा है जो अपने काम से जो वो कर रहा है उससे अर्न कर रहा है। ठीक है। अर्न करके अपनी फैमिली का कफील है, वो कामयाब है। जो अर्न नहीं कर रहा उसके पास 2.5 लाख फॉलोअर हैं तो क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क? जो बंदा अपनी कफालत अपनी और अपनी फैमिली की कफालत नहीं कर रहा उस टाइम से, जो वो जिसका यूटिलाइज कर रहा है, तो वो उसका कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। ठीक हो गया। अब देखे ना, मैं माजरत के साथ, मैं अब फेसबुक पे मैं मेरा कभी प्रोफाइल को बंदा देखे ना जी, तो वो मुझे खुद से बड़ी शर्म आती कई दफा, मतलब वो मुझे इस तरह की मैसेज करे, मैं ऐसा है नहीं हूँ जैसा मैं दिखता हूँ। अब क्या करूँ, तस्वीरें ऐसी आती, अब उसमें वो अपलोडिंग भी बड़ी होती है, कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है, तस्वीरें भी चल रही हैं, हो जाती हैं, तो वो उससे कई दफा मुझे खुद लगता है कि जैसे मैं यहाँ से FB से लोगों को ट्रैप कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ कि इधर आए, इधर बड़ा काम है, इधर बड़ा पैसा है, मैं ये कर दूंगा। मतलब मुझे ये अपनी तस्वीरें बोलती हैं। हमने सहाफत में पढ़ा है कि एक तस्वीर 10,000 अल्फाज का मजमुआ होती है। तो तस्वीर आप फेसबुक पे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे, तो सोचें कि ये आप पब्लिक को क्या मैसेज दे रहे हैं, खुद को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बड़ा सोचने वाली बात। उस हिसाब से लगाएं, मौसम कैसा है, टाइम कौन सा है, दिन कौन से जा रहे हैं, महीना कौन सा जा रहा है, क्या हालात है, उस हिसाब से अपनी पोस्टिंग भी करें, क्योंकि आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो
मेरे ख्याल में कि जो जैसे अहमद ने अभी बताया ना, ये शॉर्टकट वाला बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं कोई इसकी थ्योरी नहीं है, कोई ये फलसफा नहीं है। और आर्टिस्टों को जो वो काम कर रहे हैं, जैसे ये सिंगर हैं, मॉडल है, एक्टर है, फिल्म एक्टर है, फिल्म तो अब नाम ही हम उसका डिस्कस करते हैं, फिल्में पंजाब में बनती नहीं है, थोड़ी बहुत बनती हैं, वो भी मेहरबानी है हमारे टीवी आर्टिस्टों की, उसने उनको जिंदा रखा हुआ है कि वो अपने फेम की वजह से फिल्म को भी बेचारे चला रहे हैं। अदरवाइज तो इंडस्ट्री तो बिल्कुल डेड हो गई ना। तो वो सैकड़ों हमारे देखे कितने सैकड़ों एकड़ के हमारे स्टूडियोज हैं, आप जाएं वहाँ पे जानवर घूम रहे हैं, बंद पड़े हुए, काम ही नहीं हो रहा। तो अब जब सरपरस्ती नहीं होगी ना जी किसी भी इदारे की, तो सरपरस्ती के बगैर लावारस हो जाएगा, तो यही हाल होगा। बिल्कुल सर, प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज कोई नहीं, रिक्वेस्ट ही करनी है एक छोटी सी, जी प्लीज, कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका जो तरीका अडॉप्ट किया गवर्नमेंट ने, ये है नहीं। जिस कम्युनिटी के लोग हैं जी, आप टेस्ट किए, आपके पास 2-3 हज़ार मरीज आए, उनको किसी बड़ी जगह पे रखें, ट्रीटमेंट करें, और उनको वहाँ पे कोई 1-2 सिंगर हायर करें, उनको मौसीकी सुनाएं, उनका इम्यून सिस्टम ठीक करें। आप उनको बताते हैं मरीजों को इलाज, अब इसकी वैक्सीन नहीं है, इलाज नहीं है, आप मरीजों को बताते हैं ओए ध्यान ना रहना, आज भी 200 मर गए जे, तो इम्यून सिस्टम इससे बेहतर होएगा या नीचे डाउन जाएगा? तो आप उनको इंटरटेन करें, आप अपनी मसाजिद खोलें, मदरसे खोलें, वहाँ उनको इस्तगफार करने दो लोगों को जो करना चाहते हैं जी, क्योंकि इस बीमारी का इलाज इस्तगफार ही है। या लोगों को उनकी मिजाज के मुताबिक इंटरटेन करें, उनका इम्यून सिस्टम ठीक रहे, तो इस तरह से आप इस बीमारी को थोड़ा थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर। बहुत। और अहमद क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही जो है सर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें जो है हर किसी को यही जो है हमें पॉजिटिव भी रहना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पेंडेमिक आई है, ये पूरी दुनिया जो है इससे निमट रही है, बिल्कुल, और हमें जो है ऐसी SOPs पे अमल करना है। मैंने बड़ी माजरत के साथ बड़ा मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि इन SOPs पर अमल नहीं हो रहा होता। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि जनाब, ये वही बात आ गई, मैंने पहले कहा था कि हमारे लोग जो हैं वो मज़हब पे जीना नहीं चाहते, मज़हब पे मरना ज़रूर जानते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब जेड़ी रात कब्र च आनी वो आई जानी। तो मैं इस पे एक बात करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि जनाब आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, जौन सी रात कब्र में आनी है वो वाक़यातन आनी है, मगर जनाब क्या आप जानते हैं कि हर रात से पहले शाम भी होती है, और शाम के मंजर को तकना बज़ाहिर तो खूबसूरत है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि जब शाम को तकते हैं हम और इस बात का गुमान करते हैं कि इसके बाद रात है, तो हमें वो मंजर खौफजदा कर देता है। तो क्या अगर खुदा न खास्ता ये जो कोविड-19 है आप पे स्फीयर किस्म का अटैक करता है, तो क्या आप वो वेंटिलेटर वाली सोबतें बर्दाश्त कर सकेंगे? अभी पिछले दिनों जो है तहजीब हाफी की एक नज़्म, उसका जो इख्तिताम इन अल्फाज पे होता है कि इससे पहले कि तुम अपने महबूब को वेंटिलेटर पे देखो, घरों में रहो। तो खुदारा अगर अपनी सेहत का नहीं ख्याल तो अपने प्यारों की सेहत का ख्याल कीजिए। थैंक यू सो मच अहमद तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। सुहेल क्या कहना चाहेंगे? मैं जी आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, और हर बंदे को एक दफ़ा दिल से जज कीजिए। दिमाग से जज करेंगे तो हर बंदा ही गलत लगता है, दिल से जज करें। और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं पहले आप उनका ख्याल करें। अगर हम एक घर का ख्याल करेंगे तो इससे पूरा मुआशरा ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच सुहेल हाशमी। प्रोग्राम के एंड पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। एहतियाती तदाबीर जो बता दी गई हैं उन्हें फॉलो कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए। और पॉजिटिव रहिए, ज़िंदगी में आसानियाँ दूसरों के लिए पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़। रखियो भला झूले लालन लाल मरी, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, सखी शहबाज कलंदर।
चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आया भला झूले लालन, पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आया भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शहबाज कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, सगी शहबाज कलंदर, ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। उजड़ा रोजा पीरा तेरा, उजड़ा रोजा पीरा तेरा, हेठ वगे घरे आओ भला झूले लालन, हेठ वगे, हेठ वगे घरे आओ भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शहबाज कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, सगी शहबाज कलंदर, ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। मामा नू पीरा बचड़े देना है, मामा नू पीरा बचड़े देना है, बहना नू देना है वीर मला झूले लालन, बहना नू देना है, बहना नू देना है वीर मला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शहबाज कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर, अली दा